हमारी कहानी समाज की सबसे निचली गहराइयों से आए एक युवा आदमी से शुरू होती है जिसने सीखने का सिर्फ एक मौका पाने के लिए एक मार्शल आर्ट्स हॉल में 10 साल तक गुलाम की तरह काम किया। लेकिन जैसे ही वादा किए गए 10 साल पूरे होने वाले थे, उसके सीनियर भाई ने न सिर्फ एक फरमान निकाल दिया कि आम लोगों को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया जाता है, उसने उसे हॉल से बाहर निकाल दिया, यह दावा करते हुए कि एक आम आदमी के साथ ट्रेनिंग करने से उसे घिन महसूस होती है। हालांकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उस फैसले पर बहुत जल्द कितना पछताएगा। उसी पल प्रतिष्ठित चांग शान परिवार का वह आदमी ठंडी बेरुखी के साथ बोला कि तुम्हारे जैसे लोगों को ट्रेनिंग करते देख उसे लगता है कि मार्शल पथ अपवित्र किया जा रहा है। वह सच में मानता था कि उनकी मौजूदगी ही उसकी महान कला पर एक दाग है। सिर्फ उसी वजह से उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन सीनियर भाई वह हक लाया, एक स्पष्टीकरण के लिए बेताबी से। सालों पहले आपने खुद वादा किया था कि अगर मैं 10 साल तक काम करूं तो आप मुझे एक मास्टर इंस्ट्रक्टर से मिलवाएंगे। आप मशहूर जेंटलमैन स्वॉर्ड हैं, अपने शब्द के पक्के आदमी। सीनियर भाई बस मुस्कुराया और उसी समय अपनी कहानी बदलने का फैसला किया। क्योंकि तुमने इसे इस तरह रखा है, चलो एक अलग स्पष्टीकरण आजमाते हैं। तुम्हारा चरित्र दोषपूर्ण है, तुम अपनी प्रोबेशनरी अवधि में असफल रहे हो और खराब आचरण के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट्स हॉल से निष्कासित किया जाता है। दोषपूर्ण चरित्र, विडंबना लगभग सहन करने के लिए बहुत ज्यादा थी। उसे पूरी तरह बेतुका महसूस हुआ। उसका सीनियर एक ढंग का बहाना बनाने की भी जहमत नहीं उठा सका। उस पल उसने आखिरकार समझ लिया कि उसके सामने खड़ा तथाकथित जेंटलमैन स्वॉर्ड शुरू से ही अपना वादा पूरा करने का कभी इरादा नहीं रखता था। क्योंकि हम कभी एक ही संप्रदाय के भाई थे, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताऊंगा, सीनियर ने जोड़ा। 1 महीने में मार्शल आर्ट्स की दुनिया एक भव्य टूर्नामेंट आयोजित करेगी जो निचले वर्गों की किस्मत तय करेगा। तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। हालांकि अगर कोई भी आम मार्शल आर्टिस्ट 3 मुकाबले नहीं जीत सका तो तुम्हें सिर्फ होलो से ही नहीं रोका जाएगा, तुम्हें अपने ही घरों में भी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से मना कर दिया जाएगा। वे शब्द अपने ही घर में भी मना उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह लगे। उसका दिल पूरी तरह डूब गया। बात को और बदतर बनाते हुए सीनियर भाई ने बताया कि वह टूर्नामेंट में महान परिवारों का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं एक भी आम आदमी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर तुमने मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। जेंटलमैन स्वॉर्ड के ठंडे शब्दों ने प्रभावी रूप से उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद की चिंगारी का गला घोंट दिया। उसे महसूस हुआ मानो मार्शल आर्ट्स में उसका रास्ता काट दिया गया हो और उसे मुश्किल से याद था कि वह उस जगह से कैसे निकला। उसके चारों ओर की दुनिया फीकी बेजान धूसरता में बदल गई थी, जबकि वह पूरी तरह स्तब्ध होकर चलता रहा। यह तब तक नहीं था जब तक उसने अपने घर की परिचित नेम प्लेट नहीं देखी कि उसकी आंखों में आखिरकार फिर से फोकस लौटा। वह अब घर पर था और उसने खुद से कहा कि वह अपने पिता को अपनी निराशा की एक झलक भी नहीं देखने दे सका। उसे खुद को संभालना था और उस दर्द को छिपाना था जो उसे पूरी तरह निगल जाने की धमकी दे रहा था। उसने अपनी मुद्रा में थोड़ी ताकत भरने की कोशिश की, ऐसा दिखने की कोशिश करते हुए जैसे वह अभी भी भविष्य वाला इंसान हो। वह जानता था कि उसे जल्दी और भरोसेमंद तरीके से अभिनय करना होगा, अपने पास बची हर दृढ़ता का इस्तेमाल करते हुए इस भूमिका को निभाना होगा। अगर उसने अपने ही झूठ का साथ नहीं दिया तो उसके पिता जरूर समझ जाएंगे और सच में चिंतित हो जाएंगे। भले ही उसकी आत्मा टूटी हुई महसूस हो रही थी, उसने उस आदमी का सामना करने की तैयारी की जिसके साथ उसका अपना डीएनए साझा था। जब उसके पिता ने पूछा कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है तो वह जवाब देने के लिए सही शब्द खोजने में संघर्ष करने लगा। उसने झूठ बोला और कहा कि सब अच्छा चल रहा है, ये दावा करते हुए कि उसके सीनियर भाई ने उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की और अगले महीने उसे टूर्नामेंट में जगह देने का वादा किया। उसने यह भी जोड़ा कि उसके सीनियर ने उसे आराम करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी है, एक छोटी सी दया जिसका उसके पिता ने गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया। उसके पिता खिल उठे, यह कहते हुए कि उन्हें हमेशा पता था कि उनका बेटा एहोंग एक जीनियस है जो निश्चित रूप से सफलता पाएगा। बूढ़ा आदमी कागज की शीट जितना पतला था और हमें आश्चर्य होता है कि वह अभी भी हर दिन वह भारी रिक्शा खींचने की ताकत कैसे पाता है। लेकिन जिस क्षण उसने अपने बेटे के बारे में बात की, वह थकान जो आमतौर पर उसके चेहरे को कुचल देती थी मानो गायब हो गई। उसकी जगह सच्चे गर्व की चमक आ गई जिसने एहोंग को उससे कहा कि वह इतना कठिन काम न करे। उसने वादा किया कि एक बार जब वह मास्टर बन जाएगा तो वह एक साफ सुथरा भव्य घर खरीदेगा ताकि उसके पिता आखिरकार जीवन का आनंद ले सके। उसने अपने पिता से कहा कि वह खुद को ज्यादा न थकाए, लेकिन आदमी की गर्व भरी मुस्कान को देखते हुए वह जानता था कि कोई जल्दी नहीं है। उसने अपनी नाक में उठ रही चुभती कड़वाहट को रोका, ये सोचकर डरा हुआ कि कहीं उसके पिता को पता न चल जाए कि उसे निष्कासित कर दिया गया है। और वह निश्चित रूप से उन्हें यह नहीं बता सकता था कि सिर्फ 1 महीने में उनकी हर उम्मीद कड़वे अंत तक पहुंच सकती है। उसने खुद से पूछा कि क्या मार्शल आर्ट्स में उसका रास्ता सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने भीतर गहराई में उसने बस अपने सपनों के इतने दयनीय अंत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तभी एक रहस्यमय नियति उसके सामने प्रकट हुई, मार्शल गॉड एसेंशन डेस्टिनी। इसका पहला प्रभाव चौंका देने वाला था। आज से 1 दिन की ट्रेनिंग पूरे 1 साल की प्रगति के बराबर होगी। दूसरा प्रभाव यह सुनिश्चित करता था कि वह कभी पीछे नहीं जाएगा या अपना रास्ता नहीं खोएगा, हमेशा बिना अंत के पूर्णता की ओर बढ़ता रहेगा। 1 दिन बराबर 1 साल की शक्ति। 1 ही साल में वह मार्शल साधना की सदियों के बराबर होगा। ऐसी शक्ति के साथ सबसे साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति भी टॉप टियर मास्टर बन सकता था। आखिरकार
आखिरकार हमें अपने परिवार की किस्मत बदलने के लिए उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है और उसे तुरंत इसे परखना था। रात के खाने के बाद वह चुपके से ऊपर बने तंग साधारण ट्रेनिंग रूम में गया और उपकरणों को घूरने लगा। वह देखना चाहता था कि यह नियति वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। जब उसने उस घिसे पिटे सैंडबैग का सामना किया, एक भारी मंद धप्पे की आवाज छोटे कमरे में गूंज उठी। जब उसने अपना बाजीकवान अभ्यास करना शुरू किया, 21% महारत तक पहुंचते हुए शब्द उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए, उस प्रगति को चिह्नित करते हुए जिसे पाने के लिए वह अब तक अपने दम पर संघर्ष करता आया था। उसने पहले इतने सारे गलत मोड़ लिए थे, लेकिन जैसे ही उसने एक मुक्का फेंका, अंतर्दृष्टियों की बाढ़ उसके दिमाग में भर गई। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी दूसरी चोट फेंकने से पहले किसी दूसरी डायमेंशन में सदियों बिताकर अपनी तकनीक को निखारा हो। इस बार सैंडबैग हिंसक रूप से झूल उठा। ताकत साफ तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि उसकी बाजीकवान महारत 22% तक पहुंच गई। उसने अपनी मुद्रा को समायोजित किया और फिर से प्रहार किया। प्रभाव तेज था। सैंडबैग इस नई मिली शक्ति के नीचे पीछे की ओर उछल गया। सतह पर हल्के गड्ढे दिखाई देने लगे। हर प्रहार पिछले वाले से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था और ठीक उसी तरह उसकी बाजीकवान महारत लगातार बढ़ते हुए 23% तक चढ़ गई। भारी सैंडबैग, जिसे नियंत्रित करना कभी इतना कठिन था, अब उसकी मुट्ठियों के नीचे एक लयबद्ध नृत्य में झूलने और कंपन करने लगा। वह उसकी हथेलियों के बीच मात्र एक खिलौना बन गया था और हर मुक्के के साथ मजबूत होने का एहसास नशे जैसा था। वह ट्रेनिंग में पूरी तरह डूब गया था। केवल तब वास्तविकता में लौटा जब सुबह की हवा में मुर्गे की बांग गूंजी। भूख से बेहाल और चक्कर खाता हुआ वह रसोई में दौड़ा और बचा हुआ चावल से भरा एक कटोरा उठा लिया। उसे बड़े बड़े कोरों में निगल गया। खत्म करने के बाद ही उसके पेट को फिर से कुछ हद तक स्थिर महसूस हुआ। हालांकि उसके शरीर में अभी भी भूख की एक हल्की बनी रहने वाली अनुभूति थी। यह तेजी से विकास से पैदा हुई भूख थी। इस पल, जबकि उसकी भूख अभी जेंटलमैन स्वॉर्ड के दिग्गज स्तरों तक नहीं पहुंची थी, उनके बीच का अंतर काफी कम हो गया था। वह पिछली रात की तुलना में खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। सच कहें तो एक ही रात में ऐसा चौंका देने वाला परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपना स्टेटस पैनल देखते हुए उसने देखा कि उसकी बाजीकवान महारत 62% तक पहुंच गई थी। यह तेज था। इस रफ्तार से वह जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। आज वह सच में उज्जवल क्षेत्र में कदम रखेगा और एक वास्तविक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। और फिर भी जीवन बदल देने वाला टूर्नामेंट अभी भी 29 दिन दूर था। पिछले दिन जेंटलमैन स्वॉर्ड के ठंडे बेरुखे शब्द एक बार फिर उसके कानों में गूंजते हुए प्रतीत हुए। उन पलों को याद करते हुए उसके भीतर रोष की एक अंधेरी लहर घूम उठी। 29 दिनों में उसका इरादा पूरे जिनमेन के सामने जेंटलमैन स्वॉर्ड को कुचल देने का था। तभी तंग लिविंग रूम से हंसी की आवाज बहकर आई। उसने तुरंत उन आवाजों को पहचान लिया। वे उसकी पुरानी पड़ोसी एनीवू श्याओशिया और उसकी बेटी जियांग तिंग की थी। एक पल सुनने के बाद स्थिति उसके लिए स्पष्ट हो गई। पता चला कि जियांग तिंग को जिनमेन विमेंस नॉर्मल कॉलेज में प्रवेश मिल गया था और वह विदेश से लौटकर हालचाल पूछने के लिए आई थी। विमेंस नॉर्मल कॉलेज, उसने हल्की नजर के साथ सोचा, एक ऐसी जगह थी जो अभिजात वर्ग के लिए थी। ऐसी महिलाओं को तैयार करती थी जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। उसके पिता की आवाज के लहजे को सुनकर यह साफ था कि वह आदमी उसके और जियांग टिंग के बीच रिश्ता कराने की कोशिश कर रहा था। निष्पक्ष रूप से देखें तो यह एक साहसी उम्मीद थी। उनकी शिक्षा और पृष्ठभूमियां पूरी तरह अलग दुनियाएं थी। मुश्किल से एक पारंपरिक जोड़ी, लेकिन एक पिता की नजरों में उसका बेटा हमेशा सबसे सक्षम होता है। एनीवू से कुछ देर बात करने के बाद उसके पिता ने कमरे से बाहर जाने का एक बहाना ढूंढ लिया। वो उसकी ओर मुड़ी, उसे 9 साल के लड़के के रूप में याद करते हुए। उसने टिप्पणी की कि उसका वर्तमान आभा मंडल निश्चित रूप से उसे मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाला दिखाता है, जो एक विनम्र अवलोकन था। उसने पूछा कि क्या वह अभी तक उज्जवल क्षेत्र तक पहुंचा है। मार्शल प्रगति के 4 व्यापक रूप से झात चरणों का उल्लेख करते हुए, उज्जवल, छिपा हुआ, रूपांतरित और दिव्य। जिनमेन जैसी जगह में केवल उज्जवल क्षेत्र तक पहुंचना ही किसी को इस कला का सच्चा मास्टर माने जाने के लिए पर्याप्त था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उज्जवल क्षेत्र तक पहुंचना दुर्लभ है, शायद 1000 में 1, जबकि छिपा हुआ क्षेत्र चुनिंदा श्रेष्ठ लोगों के लिए आरक्षित है। उसने स्वीकार किया कि वह अभी भी उज्जवल क्षेत्र से थोड़ा दूर है, लेकिन तेजी से करीब पहुंच रहा है। सच कहें तो उसकी प्रगति पहले ही उल्लेखनीय थी। जब उसने स्वीकार किया कि वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, तो जियांग तिंग की आंखों में रुचि की चमक तुरंत मंद पड़ गई। वातावरण में यह एक ठंडा बदलाव था। वह निराश दिखी, ये कहते हुए कि उज्जवल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 4 चरणों में महारत हासिल करनी होती है। जड़ शक्ति स्थापित करना, कमर पर महारत, रीढ़ के माध्यम से प्रवाहित करना और अंत में हाथों के माध्यम से निष्पादन करना। उसने मान लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वह अब तक कम से कम उस चौथे चरण तक पहुंच चुका होगा। जब उसने उत्तर दिया कि उसने केवल दूसरे चरण में महारत हासिल की है, जियांग तिंग भारी असहज चुप्पी में डूब गई। उसे बस समझ नहीं आया कि क्या कहे। अपने दिल की गहराई में वह हमेशा शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों की प्रशंसा करती थी और ऐसे साथी की आशा रखती थी जो उसे सच्ची सुरक्षा का एहसास दे सके। ये वह नहीं था। शुरुआत में उसकी शांत और आत्मविश्वासी आभा ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह एक मास्टर है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका वास्तविक स्तर इतना नीचे है। उसके लिए 19 साल की उम्र में केवल दूसरे चरण पर होना यह मतलब रखता था कि शायद वह अपने 30वें वर्षों तक उज्जवल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। यह एक हतोत्साहित करने वाला विचार था। जियांग तिंग ने उसी समय
समय और वहीं तय कर लिया कि उसके पिता की रिश्ता कराने की कोशिश एक खोया हुआ मामला है। उसके मन में वे अब एक ही स्तर पर नहीं थे। कुछ और मिनटों की मजबूर विनम्र बातचीत के बाद जांगतिंग खड़ी हो गई। वह काफी कुछ देख चुकी थी और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। एक शिष्ट लेकिन दूरस्थ सिर हिलाने के साथ उसने विदा ली और उसका घर छोड़ दिया, और इस तरह वह संक्षिप्त मुलाकात समाप्त हो गई। अपनी ट्रेनिंग पर लौटते हुए बजीक्वन के प्रति उसकी समझ हर घंटे और गहरी होती गई। बहुत ही कम समय में उसकी कभी कठोर रही स्पाइन अविश्वसनीय रूप से लचीली हो गई। उसने तय किया कि अब अपनी प्रगति को परखने का समय है। इस बार जब उसने प्रहार किया तो उसने केवल अपनी कमर और पैरों का एक साथ उपयोग नहीं किया, उसने अपनी पीठ को शामिल किया। उसकी स्पाइन एक महान ड्रैगन की तरह मुड़ी, पूर्ण कोऑर्डिनेशन के साथ फैलती और झटके से सिकुड़ती हुई, ताकि उसके फुटवर्क की विस्फोटक शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित किया जा सके। वह बल उसकी कमर से उसके ऊपरी शरीर के माध्यम से एक गूंजती हुई धप्प के साथ गुजरा। सैंडबैग पर उसकी मुट्ठी का निशान काफी गहरा हो गया। उसकी बाजीकवन मास्टरी 85% तक उछल गई थी। उसे एहसास हुआ कि अब वह पहले 3 स्टेप्स में मास्टरी हासिल कर चुका है, फुटवर्क, कमर पैर एकता और स्पाइनल कंडक्शन। अब केवल अंतिम स्टेप बचा था, हाथों के माध्यम से निष्पादन, ताकि आधिकारिक रूप से ब्राइट रेल में प्रवेश किया जा सके। वह लगभग वहां पहुंच चुका था। अब तक दोपहर ढल रही थी। वह एक त्वरित स्नैक के लिए कुछ बंस गर्म करने किचन की ओर गया। उसका मन अभी भी अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। जब वह लिविंग रूम के पास से गुजरा तो उसने अपने पिता और आंटी वू को बात करते सुना। ऐसा लग रहा था कि बातचीत का विषय अभी भी वही था। आंटी वू ने समझाया कि उसने वुगुन डोजो में पूछताछ की थी, केवल यह पता लगाने के लिए कि आ होंग को पहले ही निष्कासित किया जा चुका था। उससे पहले वह ऑफिशियल डिसाइपल भी नहीं बन पाया था। उसने अपना समय मात्र एक अप्रेंटिस के रूप में बिताया और कोई इंस्ट्रक्टर उसे ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं था। उसके पिता की आवाज लंबे समय तक शांत रही। फिर उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जब आ होंग ने मूल रूप से उन्हें बताया था कि वह डोजो में अच्छा कर रहा है और फॉर्मल डिसाइपल बन गया है, तो उसी क्षण उन्हें पता चल गया था कि वह उनसे झूठ बोल रहा है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह वर्षों से इस फसाड को बनाए हुए था, जबकि डोजो में उसका जीवन वास्तव में बेहद कठिन था। संयोग से वे उस इंस्ट्रक्टर को जानते थे जिसका वह अनुसरण करता था, जिसे जेंटलमैन सोर्ड के नाम से जाना जाता था, और हर साल वे उस आदमी को पैसे भेजते थे। उससे विनती करते थे कि वह आ होंग का ध्यान रखे या कम से कम यह सुनिश्चित करे कि उसे बहुत बुरी तरह तंग न किया जाए। आंटी वू ने आह भरी, ब्रदर वू की दयालुता को स्वीकार करते हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि यह नाटक हमेशा नहीं चल सकता। 1 महीने में साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने का अधिकार खो देंगे। आ होंग अब बच्चा नहीं रहा था और वे तब तक उसका साथ नहीं देते रह सकते थे जब तक कि वह अंततः अपना सपना छोड़ न दे। लेकिन जैसा कि उसके पिता ने कहा, मार्शल आर्ट्स वह एक चीज थी जिसे वह लड़का बचपन से प्यार करता आया था। उन्होंने अपनी कथित असफलताओं का बोझ महसूस किया, क्योंकि वे केवल एक मेहनतकश मजदूर थे जिनके पास इतना प्रभाव नहीं था कि उसके लिए कोई उचित मास्टर ढूंढ सके। उनकी आवाज भारी और कर्कश हो गई जब उन्होंने स्वीकार किया कि वे केवल एक ही काम कर सकते थे, उसके इस प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभाना। उन्होंने बताया कि जब वह अंततः आगे बढ़ने का फैसला करेगा, तब के लिए वे पहले ही कैरेज फर्म में उसके लिए एक जॉब ढूंढ चुके हैं। अपने पिता की आवाज को धीमे होते सुनकर उसने जटिल भावनाओं की एक लहर महसूस की। वह चुपचाप मुड़ा और अपने तंग ट्रेनिंग रूम में लौट गया। अब वह ब्राइट रेल्म से केवल एक अंतिम स्टेप दूर था। वह पूर्ण निस्वार्थता की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसका मन साफ और खाली हो गया, जबकि वह एकाग्र ध्यान के साथ लगातार पंच पर पंच फेंकता रहा। हर प्रहार सैंडबैग पर गहरा निशान छोड़ रहा था। पहला इंडेंटेशन अब भी समतल होना शुरू भी नहीं कर पाता था कि अगला प्रहार ठीक उसी स्थान पर गिरता, मुट्ठी के निशान को और गहरा ढंसाता। 1 इंच, फिर 2, फिर 3, फिर 4। निशान और गहरे होते गए, कभी भी अपने मूल आकार में वापस नहीं लौटे। वह मानो किसी शक्ति के वश में था। इस मेडिटेटिव अवस्था में उसकी कला पर मास्टरी बेकाबू रूप से बढ़ रही थी। उसकी बजीकन प्रोग्रेस 98% तक पहुंच गई। वह बिल्कुल किनारे पर था, 99%। तभी उसके भीतर अचानक एक चिंगारी प्रज्वलित हुई और बाजीकुआन की विशिष्ट विस्फोटक शक्ति उसकी नसों में दौड़ गई। वह शक्ति एक तीखी एकल रेखा में सिमट गई, पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित हुई और फिर उसकी मुट्ठी से फट पड़ी। सैंडबैग इसे सहन ही नहीं कर सका। वह धूल और मलबे के बादल में विस्फोट कर गया। हम देखते हैं कि वह अंततः ब्राइट रेल्म तक पहुंच गया है, 100% मास्टर। इस क्षण से वह एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट। 10 वर्षों के संघर्ष के बाद वह आखिरकार प्रकाश में कदम रख चुका था। उसने मुक्ति की गहरी अनुभूति महसूस की, मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अपने ट्रेनिंग रूम की सफाई करने के बाद वह एपोथेकरी की ओर गया। उसने 24 एक्सटर्नल प्लास्टर्स और इंटरनल मेडिसिन के 2 जार्स खरीदे, जो सच कहें तो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए 2 साल की सप्लाई थी। कुल लागत 100 सिल्वर यूएन आई, जो लगभग उसके पिता की पूरे वर्ष की सैलरी के बराबर थी। केवल एक सर्वेंट होने के कारण उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास अपनी सबसे कीमती वस्तु, अपनी माँ द्वारा छोड़ा गया जेड ब्रेसलेट, कर्ज की कोलेटरल के रूप में देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने वादा किया कि वह 1 महीने के भीतर मेडिसिन की कॉस्ट और इंटरेस्ट चुका देगा, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ब्रेसलेट फिर से घर वापस ला सके। शुरुआत में उसने पाया कि इस नई शक्ति में परिवर्तन उतना स्मूथ नहीं था जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ अपना अभ्यास शुरू किया, अपने नए सशक्त शरीर की लिमिट्स को परखते हुए। उसकी टेक्निक अभी पूर्णता से बहुत दूर थी। लगभग 20 अटेम्प्ट्स लगे, तब जाकर वह संयोग से
एक ब्राइट रेल्म स्ट्राइक कर पाया, लेकिन 2 घंटे बाद उसने अपनी रिदम पकड़नी शुरू कर दी। अब हर कुछ स्ट्राइक्स में से एक में वह विनाशकारी केंद्रित शक्ति होती थी। अधिकांश लोगों को इस शुरुआती स्टेज में मास्टरी हासिल करने में महीनों लग जाते, फिर भी वह इसे केवल एक ही दोपहर में आसानी से पार कर रहा था। यहाँ तक कि दिग्गज जेंटलमैन स्वॉर्ड, जो कभी एक दूरस्थ देवता जैसा लगता था, अब आखिरकार ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे वह पकड़ने की उम्मीद कर सकता था। उनके बीच का गैप काफी कम हो गया था। हम देख सकते हैं कि हर गुजरते सेकंड के साथ यह दूरी सिमट रही थी। उस समय से उसने अपना हर जागता हुआ पल जंगल में बिताया, अपने फॉर्म्स का अभ्यास करते हुए और अपनी मेडिसिन का उपयोग करते हुए, साथ ही पास के कुएं से वाटर पीते हुए। जब भी उसके पेट से भूख की आवाज उठने लगती, वह बस उस असुविधा को सहते हुए आगे बढ़ता रहता। उसे फूड से ज्यादा प्रोग्रेस की भूख थी। उसका पूरा ध्यान पेड़ों पर पड़ती उसकी मुट्ठियों की लयबद्ध धप्प पर केंद्रित था। वे भारी मंद गूंज पूरे जंगल में भर जाती, जबकि वह अपनी पूरी आत्मा ट्रेनिंग में उड़ेल देता, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन कभी नहीं रुकता। उसने खुद को तब तक धकेला जब तक उसकी प्रोग्रेस 135% तक नहीं पहुंच गई, और केवल अपनी वाटर स्किन उठाकर ठंडे वाटर के कुछ घूंट निगलने के लिए रुका। युवा आदमी, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम पहले ही ब्राइट रियलम में प्रवेश कर चुके हो। एक आवाज ने अचानक जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए पुकारा। वे अभी भी तुमसे बेसिक रूटीन्स का अभ्यास क्यों करवा रहे हैं? हम उसे रुकावट के स्रोत की ओर उत्सुकता से सिर घुमाते हुए देखते हैं। वहां एक लंबा रोब पहने एक मध्यम आयु का आदमी खड़ा था, जिसके पीछे सफेद ट्रेनिंग गियर पहने एक युवा महिला थी। दो चेहरे जिन्हें वह वास्तव में पहचानता था। ब्राइट रियल्म में मास्टरी हासिल करने से पहले उसने उन्हें यहाँ कभी कभी देखा था, शायद हर 10 ट्रेनिंग सेशंस में 2 या 3 बार। तब वह आदमी और वह महिला उसे एक नजर तक नहीं देते थे, और उसने अनावश्यक टकराव से बचने के लिए जानबूझकर दूरी बनाए रखी थी। ऐसा लगता है कि केवल अब ब्राइट रियल्म में मास्टरी हासिल करने के बाद ही उसने ध्यान दिए जाने का अधिकार अर्जित किया है। मेरा कोई मास्टर नहीं है, उसने उत्तर दिया। मैं बस अपने दम पर अभ्यास करता हूँ। कोई मास्टर नहीं? आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी, जिसके बाद अचानक समझ का भाव आया, मानो बातें आखिरकार समझ में आ गई हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ब्राइट रियल्म में अपनी शक्ति को स्पष्ट रूप से स्थिर कर लिया है, फिर भी तुम अभी भी सबसे बेसिक फिस्ट टेक्निक्स का अभ्यास करने में अटके हुए हो। क्या तुमने अभी तक बाजीकोन के 6 ग्रैंड ओपनिंग्स शुरू नहीं किए? 6 ग्रैंड ओपनिंग्स? सच कहें तो उसने यह नाम पहले कभी सुना तक नहीं था। मध्यम आयु का आदमी अच्छे मूड में लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए समझाया कि ये ओपनिंग्स बाजीकोन संरचना का कोर है। इन्हें 6 अलग अलग मूवमेंट्स में बांटा गया है, लेकिन बिना किसी संदेह के उनमें सबसे उग्र एपेक्स पावर है हार्ट पियर्सिंग स्ट्राइक। हार्ट पियर्सिंग एल्बो हड्डियां तोड़ देने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत कम लोग होंगे जो इसे सामने से रोकने की हिम्मत करें। आओ, आदमी ने कहा, अपने हाथ मुझ पर रखो, महसूस करो कि शक्ति मेरे शरीर में कैसे बहती है। आदमी ने उसे उन जॉइंट्स पर सीधे हाथ रखने का संकेत दिया जहां से शक्ति उत्पन्न होती है। ये जानते हुए कि आदमी उसकी टेक्निक का मार्गदर्शन करना चाहता था, उसने न तो हिचकिचाया और न ही संकोच किया। उसने बस उसे धन्यवाद दिया और गति को महसूस करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही आदमी ने अपनी स्टैंस को कस लिया, उसके नीचे की जमीन हल्के से कांप उठी, और जहां उसका पैर दबा था वहां एक गहरा इंडेंटेशन रह गया। अचानक शक्ति की एक हिंसक लहर धरती से जागते ड्रैगन की तरह फूट पड़ी, उसकी कमर और स्पाइन के मोड़ के साथ ऊपर की ओर घूमती हुई। वह ऊर्जा उसकी दाहिनी भुजा में सिमट गई, और जब उसने अपनी कोहनी को एक पुराने पेड़ पर तेज चटक के साथ आगे धकेला तो बाहर की ओर विस्फोट कर गई। प्रभाव इतना विशाल था कि जहां प्रहार लगा वहां तना भीतर धंस गया और छाल टूट गई। अविश्वसनीय, वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। वह पिछले 2 दिनों से इसी कठोर पेड़ पर प्रहार कर रहा था, बिना कोई निशान छोड़े। फिर भी इस आदमी की कोहनी के नीचे वह तुरंत झुक गया। यदि वह प्रहार किसी साधारण व्यक्ति पर पड़ता तो वह घातक होता। कई बार टेक्निक का प्रदर्शन करने के बाद मध्यम आयु का आदमी आखिरकार पीछे हट गया। उसने हमारे नायक के लिए जगह बनाई, उसे स्वयं इसे आजमाने के लिए आमंत्रित किया। अभी अभी महसूस किए गए ऊर्जा प्रवाह को याद करते हुए उसने अपनी स्टैंस तैयार की। उसने अपनी कमर घुमाई, अपनी भुजा उठाई और सटीकता के साथ अपनी कोहनी को आगे धकेला। हम उसकी बाजीकुआन प्रोग्रेस को 135% से तुरंत 136% तक छलांग लगाते हुए देखते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। एक वास्तविक पावर डिलीवरी टेक्निक सीख लेने के बाद केवल एक स्ट्राइक उसे अनुभव का पूरा एक पॉइंट देने के लिए पर्याप्त था। उसने खुशी की एक लहर महसूस की। अब यह स्पष्ट था कि उसकी प्रोग्रेस वास्तव में उसकी मार्शल आर्ट पर वास्तविक मास्टरी का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि वह अंततः ट्रायल एंड एरर के माध्यम से इन रहस्यों को खुद भी समझ सकता था, लेकिन इसमें उसका बहुत अधिक टाइम और एफर्ट खर्च होता। उसे पहले आए लोगों के कंधों पर खड़े होकर वह अनुमान लगाने की प्रक्रिया को छोड़ सकता था और सीधे वास्तविक ट्रेनिंग में प्रवेश कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उसकी प्रोग्रेस तेज हो जाती। पास खड़ी युवा महिला ने अपने मास्टर से पूछा कि उस लड़के को हार्ट पियर्सिंग एल्बो में मास्टरी हासिल करने में कितना समय लगेगा। उसने सोचा कि क्या इसमें 1 महीना लगेगा या 2, लेकिन उस आदमी ने बस इतना जवाब दिया कि उसे नहीं पता, क्योंकि वे ठीक से करीब नहीं थे। उसने यह सब एक अचानक आए ख्याल पर किया था। अपनी वाटर स्किन से आराम से एक घूंट लेते हुए उस आदमी ने ऐसे अंदाज में बात की जैसे उसके स्टैंडर्ड्स बेहद ऊंचे हों। अगर इस युवा ने इतनी कम उम्र में ब्राइट रियल्म में मास्टरी हासिल न की होती तो वह दूसरी नजर का भी हकदार नहीं होता। बाजीकोन की सबसे मशहूर किलिंग मूव्स में से एक हार्ट पियर्सिंग एल्बो मास्टरी करना बदनाम रूप से मुश्किल है, क्योंकि इसमें पावर डिलीवरी में बिल्कुल सटीकता चाहिए। फ्लूइडिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स बेहद कठोर
कमजोर हैं। शुरुआत में एक छोटी सी गलती अंत में एक भारी असफलता तक ले जाती है। बहुत से प्रैक्टिशनर्स अपना रास्ता खो देते हैं। मास्टर की गाइडेंस के बिना कोई इन छिपी हुई फ्लॉज को शायद कभी ठीक न कर पाए। उस आदमी की नजर में इसे 1 महीने के भीतर मास्टरी करना प्रभावशाली होता। उसने तय किया कि अब जाने का समय है और कुछ दिनों में वापस लौटने की योजना बनाई। उसने अपनी वाटर स्किन फिर से अपनी कमर पर टांग ली और मुड़ गया। वह आराम से जंगल के किनारे की ओर चला, यह मानते हुए कि 3 या 4 दिनों में भी वह युवा अभी तक रिदम पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा होगा। अगर लड़का सही एटीट्यूड दिखाए और तब मदद मांगे तो उस आदमी को कुछ और पॉइंटर्स देने में कोई आपत्ति नहीं होती। सच कहें तो वह काफी उदार था। युवा महिला हंसी और पूछा कि कुछ दिनों में देखने लायक होगा भी क्या। उनके सीनियर डिसिप्लिन एक सच्चे जीनियस को पूरे 10 दिन लगे थे। उसे शक था कि वह अजनबी किसी भी तरह उनके सर्वश्रेष्ठ से बेहतर हो सकता है। उसके मास्टर ने उससे कहा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊंची मत रखो। उसने उसे याद दिलाया कि उनका सीनियर डिसिप्लिन एक दुर्लभ टैलेंट है जो केवल उतना ही कमतर है जितना कि स्वयं मास्टर अपनी युवावस्था में था। संतोष की एक झलक उस मध्यम आयु के आदमी के चेहरे पर आई। उसका शीर्ष डिसिप्लिन अपने समकक्षों के बीच एक चमकता सितारा था जिसने इस टेक्निक को केवल 10 दिनों में मास्टरी किया था। वह उपलब्धि उसकी अपनी युवावस्था की लेजेंडरी 3 दिवसीय मास्टरी के बाद दूसरे स्थान पर थी। युवा महिला ने जिज्ञासा से पूछा कि उसे खुद इसमें ठीक ठीक कितना समय लगा था। वह जवाब देने ही वाला था कि इम्पैक्ट की एक तेज विस्फोटक आवाज ने अचानक उनकी बातचीत को चीर दिया। आदमी और युवा महिला दोनों ने सहज रूप से अपने सिर घुमा लिए। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे जम गए जब उन्होंने हमारे नायक की ओर देखा। उनके सामने पुराने पेड़ पर कोहनी का एक साफ गहरा निशान उभर आया था। उसने इस टेक्निक में मास्टरी उतने समय में हासिल कर ली थी जितना कुछ शब्द बोलने में लगता है। यहाँ तक कि ली शुसिंग जैसे ग्रैंड मास्टर के लिए, जिन्हें दूर दूर तक गॉड स्पीयर के नाम से जाना जाता था, यह पल स्वयं वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए काफी था। युवा महिला खुद को फिर से पूछने से रोक नहीं सकी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी कि उसे उसी मूव में मास्टरी करने में कितना समय लगा था। ली शुसिंग एक पल तक चुप रहे, शांत और उदासीन चेहरे के साथ आकाश की ओर देखते हुए। उन्होंने कहा कि यह लड़का लगभग उतना ही तेज है जितने वह स्वयं थे। युवा महिला ने उन्हें पूरी शंका के साथ देखा। उसी क्षण उसने अपने मास्टर को मुस्कुराते हुए हुओ युहाओ की ओर बढ़ते देखा। उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया जब उसे उनका इरादा समझ आया। उसने जल्दी से पूछा कि क्या वह सचमुच उस लड़के को डिसाइपल के रूप में स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं। ली शुसिंग हंसे और पूछा कि क्या उसे लगता है कि यह युवा उसकी जूनियर ब्रदर बनने के लिए पर्याप्त टैलेंटेड नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि बात वह नहीं है। उसने उन्हें याद दिलाया कि जिनमेन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने सख्त रूल्स बनाए हैं जो साधारण जन्म वाले लोगों को डोजो में भर्ती करने से मना करते हैं। उन रूल्स को तोड़ना हर दूसरे स्कूल के क्रोध को बुलाना होगा। लेकिन युएन होंग को देखते हुए शुसिंग की आंखें अनियंत्रित प्रशंसा से भरी थीं। उन्होंने घोषणा की कि इतना दुर्लभ टैलेंट तुच्छ पूर्वाग्रह के कारण रोका नहीं जाना चाहिए और एसोसिएशन का दबाव वह स्वयं उठाएंगे। युवा महिला चुप हो गई, यह जानते हुए कि वह अपने मास्टर का मन नहीं बदल सकती। वह केवल भीतर ही भीतर आह भर सकती थी, यह सोचते हुए कि क्या यह जोखिम सच में इसके लायक है। तब तक ली शुसिंग पहले ही युएन होंग तक पहुंच चुके थे। एक वार्म मुस्कान के साथ उन्होंने युवा से कहा कि उसका टैलेंट स्वीकार करने योग्य है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या युएन होंग को उनके सेक्ट में शामिल होने में कोई रुचि है। गॉड स्पीयर ली शुसिंग का नाम सुनते ही युएन होंग का दिल एक धड़कन छोड़ गया। यह आदमी एक जीवित लेजेंड था, मुट्ठी और भाले दोनों का मास्टर, जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। सच कहें तो यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। अगर वह शुसिंग से जुड़ता तो आने वाले टूर्नामेंट में जेंटलमैन स्वॉर्ड को हराने की उसकी संभावना केवल 20% से बढ़कर लगभग निश्चित हो जाती। इसके अलावा जीनस बेटे की वह छवि जिसे उसके पिता ने कभी गढ़ा था आखिरकार वास्तविकता बन जाती। उसके पिता निश्चित रूप से गर्व महसूस करते। अब समय था कि वह सिर ऊंचा करके खड़ा हो। जब युएन होंग ने अपने नए मास्टर को प्रणाम किया, उसने एक पल के लिए भी उस आदमी की पहचान पर संदेह नहीं किया। आखिरकार आखिरी व्यक्ति जिसने ली शुसिंग का रूप धारण करने की हिम्मत की थी पूरी तरह गायब हो गया था। शुसिंग हंसे और लगातार 3 बार अच्छा कहा। एक सच्ची मुस्कान के साथ उन्होंने घोषणा की कि आज से युएन होंग उनका छठा डिसाइपल है। फिर उन्होंने युवा महिला का परिचय फेंग यू के रूप में कराया। वह जिनमेन के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी और शुसिंग ने मजाक में लड़के से कहा कि अगर उसे कभी पैसों की जरूरत पड़े तो उससे मांग लेना। युएन होंग आगे बढ़ा और अपनी नई सीनियर सिस्टर का अभिवादन किया। फेंग यू ने थोड़ा बेबस महसूस किया, लेकिन क्योंकि उसके मास्टर ने फैसला कर लिया था उसने इसे स्वीकार कर लिया, यह महसूस करते हुए कि वह अपना पर्स साथ नहीं लाई थी। उसने अपना जेड ब्रेसलेट उतारा और स्वागत गिफ्ट के रूप में उसे दे दिया। हाँ, काफी उदार वाला। युएन होंग ने उसे शालीनता से स्वीकार किया। उसे धन्यवाद देने के बाद वह वापस शुसिंग की ओर मुड़ा और बताया कि तकनीकी रूप से वह अभी भी वेनजियान डोजो में रजिस्टर्ड था। उसे अपनी स्थिति का यकीन नहीं था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसे उनकी ओर से कोई औपचारिक निष्कासन पत्र नहीं मिला था। असलियत में जेंटलमैन स्वॉर्ड ने उसे दोबारा सोचने लायक भी नहीं समझा था और उसे रिकॉर्ड से हटाने की बुनियादी पेपरवर्क तक को नजरअंदाज कर दिया था। शुसिंग ने इसे एक छोटी सी बात कहकर टाल दिया और अपने हाथ ताली से बजाए। अचानक पास के पेड़ों की छाया से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। वह चुपचाप चला, लगभग किसी भूत की तरह। ये ओल्ड सू था, एक वफादार
वफादार अटेंडेंट जो दशकों से शुशिंग के साथ था। शुशिंग ने ओल्ड सू को निर्देश दिया कि लड़के को वेंजियान डोजो ले जाए और उसके आधिकारिक फाइल्स वापस लाए। युआन होंग ने एक बार फिर अपने मास्टर को धन्यवाद दिया। जल्द ही हम उन्हें एक रिक्शा में बैठते हुए देखते हैं, उस जगह की ओर जाते हुए जहां युआन होंग ने अपनी जिंदगी के पिछले 10 साल बिताए थे। 15 मिनट बाद वे वेंजियान डोजो के परिचित हॉल में दाखिल हुए। गॉड स्पीयर डोजो के एक उच्च पदस्थ अधिकारी का आगमन एक दुर्लभ घटना थी, जिसने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान खींचा। हालांकि जैसे ही ओल्ड सू की नजर पूरे कमरे में घूमी, डिसिपल्स और गार्ड्स मानो सम्मोहित हो गए और सहज रूप से रास्ता खाली करने के लिए एक तरफ हट गए। ऐसा था मानो वे किसी अजीब मौन जादू के अधीन हो। वे दोनों बिना किसी रुकावट के रिकॉर्ड्स ऑफिस तक पहुंचे और आवश्यक आइडेंटिटी फाइल्स ले ली। लेकिन जब वे बाहर निकल रहे थे, पास में किसी ने युआन होंग को पहचान लिया। उसने उसकी ओर इशारा किया और पूछा कि क्या यह वही कोर्टयार्ड वाला अप्रेंटिस नहीं है जिसका नाम होंग था। देखने वाले ने जल्दी से जेंटलमैन सोर्ड को बताया कि युआन होंग के साथ चल रहा आदमी प्रतिष्ठित गॉड स्पीयर डोजो से लगता है। जेंटलमैन सोर्ड की नजर वहां से गुजरी, मुश्किल से युआन होंग पर एक पल ठहरी और सीधे गॉड स्पीयर की यूनिफॉर्म पहने हुए आदमी पर टिक गई। जेंटलमैन सोर्ड ने ओल्ड सू की यूनिफॉर्म पर ध्यान केंद्रित किया, ये मानते हुए कि युआन होंग बस एक सोशल क्लाइंबर था जिसे बाहर निकाले जाने के बाद नया मास्टर मिल गया था। पास में किसी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है, और ठीक उसी समय जेंटलमैन सोर्ड ने नजर फेर ली जब युआन होंग अपनी पेपर वर्क पूरी कर चुका था। इसके साथ उसका नाम आधिकारिक रूप से वेंजियान डोजो के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वह अब एक साधारण अप्रेंटिस के रूप में अपने पिछले जीवन से बंधा हुआ नहीं था। ओल्ड सू ने कहा कि काफी देर हो रही है और सक्सेसर को वापस छोड़ने की पेशकश की। युआन होंग ने उसकी परेशानी के लिए विनम्रता से धन्यवाद दिया। सक्सेसर की उपाधि सुनते ही जेंटलमैन सोर्ड कदम के बीच में ही जम गया। वह अचानक मुड़ा और उसका संयम एक पल के लिए टूट गया। उसने उस बूढ़े अटेंडेंट और उस लड़के को घूर कर देखा जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, और उसके चेहरे पर सच्चे सदमे की एक झलक उभरी। गॉड स्पीयर डोजो में केवल एक मास्टर था, ली शुशिंग। सक्सेसर कहलाने का मतलब केवल एक ही चीज था, डायरेक्ट डिसाइपल होना। लेकिन यह असंभव लग रहा था। जेंटलमैन सोर्ड उन्हें पूर्ण अविश्वास के साथ देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार अपनी ऊंची प्रतिभा के बावजूद वह वर्षों पहले ली शुशिंग की नजर में आने में असफल रहा था। यह कोई भी आदमी यह कैसे कर सकता था? वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कॉमनर अचानक शुशिन का डिसाइपल कैसे बन गया। आखिर शुशिन के स्टैंडर्ड्स तो दंतकथाओं जैसे थे। उसने खुद से कहा कि यह असंभव है, उससे भी बड़ी प्रतिभा। इस विचार को स्वीकार करना उसके लिए बहुत भारी था। उसने युआन होंग को घूरा, जवाब मांगना चाहता था, लेकिन एक शांत उदासीन मास्टर के रूप में उसकी पब्लिक इमेज ने उसे रोक लिया। इसके बजाय उसने इस मामले की पूरी जांच करने के लिए अपने परिवार के इन्फ्लुएंस का यूज करने का फैसला किया। उसे सच जानना ही था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हम ओल्ड सू और युआन होंग को गॉड स्पीयर डोजो वापस पहुंचते देखते हैं, ताकि उसकी आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पूरी की जा सके। विशाल ट्रेनिंग हॉल में प्रवेश करते ही युआन होंग एक बार फिर ली शुशिन से मिला। उसका नया मास्टर उसका इंतजार कर रहा था। शुशिन ने लड़के की सीधी मुद्रा को संतोष से देखा और उसकी ओर एक छोटा आयरन टोकन उछाल दिया। वह एक मेडिकल पास था। उसने युआन होंग से कहा कि उसे जिस भी मेडिसिन की जरूरत हो उसके लिए हुयंग क्लिनिक में इसका यूज करे, और मुस्कुराते हुए जोड़ा कि उसकी सीनियर सिस्टर उसका भुगतान करेगी। टोकन को हाथ में पकड़ते ही युआन होंग की आंखें चमक उठी। सच कहें तो ट्रेनिंग के सनसीन डेजन टोनरू इच्छे तो उनके इस चरण में उसे सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत थी। ब्राइट मिरर स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी पुरानी स्टोर से खरीदी गई मेडिसिन अब उसके शरीर के तेज रूपांतरण को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जिन हाई ग्रेड ऑइंटमेंट्स की उसे आवश्यकता थी वे उसके लिए बहुत महंगे थे, जिससे उसे अब तक घटिया सप्लाई से काम चलाना पड़ रहा था। अपने मास्टर द्वारा दिए गए मेडिकल पास के साथ उसे अब ब्राइट मिरर स्टेज के दौरान अपने शरीर के थक जाने की चिंता नहीं रही, क्योंकि यह अब भी शुरुआती चरण था। शुशिन ने तय किया कि आज का दिन उसे सेक्ट की कुछ असली टेक्निक्स सिखाने के लिए उतना ही अच्छा है जितना कोई और दिन। उसने समझाया कि उसकी प्रैक्टिस को ग्रेट स्पीयर के साथ कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, और इसके साथ ही शुशिन ने वेपन रैक से एक सफेद मोम वाला स्पीयर उठा लिया। आंतरिक सार का विस्तृत एक्सप्लेनेशन देने के बाद शुशिन ने अचानक एक धीमी गुर्राहट छोड़ी और अपना दायां पैर मजबूती से जमीन पर पटका। उसके हाथ में पकड़ा हुआ सफेद मोम वाला स्पीयर बिजली की चमक की तरह आगे निकला। एक हल्की तीखी आवाज के साथ स्पीयर की नोक दीवार पर लटके राइस पेपर के ढेर में सीधी घुस गई और फिर एक ही तरल गति में वापस खींच ली गई। जब शुशिन ने आखिरकार हथियार नीचे किया, युआन होंग ने ध्यान से छिदे हुए पेपर को देखा। उसके आश्चर्य के लिए भले ही राइस पेपर की 10 परतें थीं, उन सब में एक ही पूरी तरह चिकना कट था। यह बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे किसी भारी स्पीयर ने भेदा हो, बल्कि जैसे किसी मास्टर की ब्लेड ने तराशा हो। ऐसे कारनामे के लिए जिस स्तर के कंट्रोल की जरूरत थी वह सच में डरावना था। इस चाल को कुछ और बार दिखाने के बाद शुसिंग ने बस स्पीयर युआन होंग को पकड़ा दिया और अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर चल दिया। उसकी सीनियर सिस्टर फांग युआन ने उसे हैरानी से जाते हुए देखा। उसने सोचा कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, लेकिन शक्सिंग ने उससे कहा कि लड़के को अकेले प्रैक्टिस करने दो ताकि वह असली मास्टरी और सतही ट्रिक्स के बीच का अंतर सीख सके। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि लड़का घमंडी न बन जाए। जब उसने पूछा कि उसने उसे क्या सिखाया है तो उसने बस जवाब दिया, पियर्सिंग फिंगर। युआन स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि उनके सबसे बड़े सीनियर ब्रदर ने उस टेक्निक को सीखने
सीखने की कोशिश में लगभग अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और कागज से भरे पूरे कमरे बर्बाद कर दिए थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह किसी नए आए हुए व्यक्ति को बिना किसी फाउंडेशन के इसे आजमाने दे रहा था। शक्सिंग ने बस कंधे उचका दिए और कहा कि उसके अपने मास्टर ने भी उसके साथ यही किया था। ये एक डरावनी चुनौती होने के लिए था ताकि नए स्टूडेंट का अहंकार टूट सके। जैसे ही शुचिंग आगे बढ़ा, उसने अपने अतीत को एक खास गर्व के साथ याद किया। उसने बिना किसी मदद के केवल 5 दिनों में वाटर रिपल स्ट्राइक में मास्टरी हासिल कर ली थी और अपने ही मास्टर का रिकॉर्ड आधे महीने से तोड़ दिया था। इतने दशकों बाद भी अपने मास्टर के चौंके हुए चेहरे की याद अभी भी शक्सिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आती थी। आखिरकार उनकी लाइनेज में यह एक पुरानी परंपरा थी कि मास्टर शुरुआत से ही नए डिसिप्लिन की सीमाओं की परीक्षा लेता है। वापस हॉल में युआन होंग ने भारी स्पीयर को मजबूती से पकड़ा और अपने मास्टर की चालों की नकल करते हुए ठोस कदम रखा और अपनी कमर मोड़ी। वह आगे झपटा, लेकिन साफ प्रहार के बजाय स्पीयर की नोक ने बस राइस पेपर के ढेर को एक बेतरतीब धप्प के साथ फाड़ दिया। पेपर के टुकड़े बर्फ की तरह नीचे उड़ते हुए गिरे और उनमें से लगभग सभी फर्श पर गिर पड़े। उसकी बाजी क्वान ट्रैंक्विलिटी प्रोग्रेस 6% पर थी। फिर भी युआन होंग जरा भी हतोत्साहित नहीं हुआ। पिछले प्रहार की अनुभूति को आत्मसात करने के बाद उसने स्पीयर को एक बार फिर आगे धकेला। इस बार हालांकि राइस पेपर अभी भी फट गया, लेकिन नुकसान उसके पिछले प्रयास की तुलना में बहुत कम गंभीर था। शीट का केवल आधा हिस्सा फटा। वह जारी रहा और उसकी बाजीकॉन ट्रैंक्विलिटी धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही जबकि वह ध्यान केंद्रित करता रहा। युआन होंग एक पल के लिए रुका और विचार किया, अपनी मुद्रा ठीक की और एक और प्रहार किया। बाकी पूरी दोपहर वह वहीं खड़ा रहा। हर थ्रस्ट के साथ वह अनुभूति को समझने के लिए रुकता और फिर तुरंत दोबारा प्रहार करता। उसने हर एक मूवमेंट की बारीकी महसूस की। पेपर अब टुकड़ों में नहीं गिर रहा था, जिसका मतलब था कि वह आखिरकार अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। वह इस टेक्निक की दहलीज तक पहुंच गया था। कुछ चाय गटकने और उस ट्रैंक्विलिटी स्टेज मेडिसिनल पेस्ट के कुछ कोर खाने के बाद, जिसे उसके मास्टर कमरे में छोड़ गए थे, वह तैयार था। युआन होंग ने इंटेंस प्रैक्टिस के एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए भारी स्पीयर को एक बार फिर उठाया। स्पीयर की नोक की सीटी जैसी आवाज हवा में भरने लगी। हवा के चिरने की आवाज और पेपर के तेज फटने की ध्वनि ट्रेनिंग हॉल में गूंज उठी। जैसे जैसे शाम करीब आई, कुछ बदल गया। जब युआन होंग ने स्पीयर आगे बढ़ाया, राइस पेपर पर प्रहार के बिंदु से एक स्पष्ट लहर फैल गई, जैसे किसी तालाब में पत्थर गिरा हो। वह आखिरकार हॉल लेवल मास्टरी में प्रवेश कर चुका था। उसकी बजीकन ट्रैंक्विलिटी प्रोग्रेस काफी बढ़ चुकी थी। उसने खुद से कहा कि टॉप रैंक्ड मार्शल आर्ट्स सच में सीखने में कठिन होते हैं। इस बुनियादी स्तर तक पहुंचने में उसे लगभग पूरी दोपहर लग गई थी। उसके मन में वह बहुत ज्यादा धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। उसे चिंता हुई कि पूर्ण मास्टरी तक पहुंचने में उसे पूरे 2 दिन लग सकते हैं। जाहिर है यह एक भयावह विचार था। उसे डर था कि उसका मास्टर निराश हो जाएगा और वह सोचने लगा कि अपनी युवावस्था में शक्सिंग ने इसे कितना तेज सीखा होगा। उसने तय किया कि आज रात वह घर जाकर और 6 घंटे प्रैक्टिस करेगा। वह चाहता था कि कल तक बिना एक भी टीयर के पेपर की 3 परतों को भेज दे। वह अपने मास्टर को निराश करने का विचार भी सहन नहीं कर सकता था। भीतर गहराई में युआन होंग ने अचानक तीव्र तात्कालिकता महसूस की। उसने सोचा कि उसका मास्टर प्रकृति का इतना बड़ा अजूबा कैसे हो सकता है, जो उसकी अपनी अनोखी ग्रोथ टैलेंट से भी तेज प्रैक्टिस करता था। उसने खुद से कहा कि उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। जब तक ट्रेनिंग उसे मार नहीं देती, वह खुद को अंतिम सीमा तक धकेलेगा। अपनी मांसपेशियों के सुस्त दर्द को नजरअंदाज करते हुए युआन होंग ने अपनी पीठ सीधी की और समय के फिसलते जाने के साथ एक बार फिर चक्र चलाना शुरू कर दिया। पूर्ण आत्मविस्मृति की इस अवस्था में समय बिना ध्यान दिए फिसलता चला गया और जब तक सूरज डूबने लगा, उसकी प्रगति एक नई चोटी तक पहुंच चुकी थी। उसकी बाजीकवान शांति 209 में से 600 पर थी। इस रफ्तार से वह सिर्फ 3 या 4 दिनों में पूर्ण महारत तक पहुंच जाता। यह देखकर कि काफी देर हो रही थी, युआन होंग ने अपना भाला समेटा और अकाउंटेंट के पास गया ताकि अपना मासिक 100 सिल्वर युआन भत्ता ले सके। इतनी बड़ी रकम उसके पिता की पूरे 1 साल की कठिन मेहनत की कमाई के लगभग बराबर थी, इसलिए उसे लगा कि इसे तुरंत सुरक्षित कर लेना सबसे अच्छा होगा। पैसे प्राप्त करने के बाद उसने एक सफेद मोम लकड़ी का भाला और चावल के कागज के 6 ऊंचे ढेर खरीदे और उन्हें घर पहुंचाने के लिए कई मजदूरों को काम पर रखा। ये कहावत की मार्शल आर्ट्स सोना निगल जाती है आखिरकार उसे समझ में आ गई। इन साधारण ट्रेनिंग सामग्रियों की कीमत सच में चौंका देने वाली थी। वास्तव में इसकी कीमत उसके पिता की आधे साल से भी ज्यादा की तनख्वाह से अधिक थी। जब वह मार्शल आर्ट्स हॉल से बाहर निकला, युआन होंग की आंखों ने एक परिचित पीठ की झलक पकड़ी। वह एक पल के लिए जम गया। उसे लगा कि वह आकृति हैरान कर देने वाली हद तक उसके पिता जैसी दिख रही थी। हालांकि दूरी और उस एक झलक की क्षणिकता के कारण निश्चित होना मुश्किल था। जब तक वह बेहतर देखने के लिए भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा, वह आदमी पहले ही लोगों के समुद्र में गायब हो चुका था, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते हुए। उसने खुद से कहा कि वह जरूर गलत था। हाल के दिनों में उसके पिता बहुत कम घर आते थे, यहाँ तक कि रातें भी बाहर रहकर किसी अज्ञात काम में बिताते थे। सौभाग्य से हॉल के 100 युआन मासिक स्टिपेंड के साथ उसका परिवार अब बिना चिंता के जी सकता था और उसके पिता को अब इतना कठिन काम नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच हम ओल्ड हु को सावधानी से अंदर आते देखते हैं, जबकि वह गॉड स्पीयर हॉल के मैनेजर को अपनी रिक्शा की ओर ले जा रहा है। जैसे ही अधिकारी बैठ गया, ओल्ड हु दौड़ने लगा। यह मैनेजर, जिसका नाम जीन था, गेंद की तरह गोल था, जिससे वह
काफी भारी यात्री बन गया था। उस आदमी का वजन 2 लोगों जितना था, फिर भी ओल्ड हु को तेजी और स्थिरता से खींचना पड़ रहा था, जो साफ तौर पर बेहद थकाने वाला काम था। कुछ ही देर में उसकी पतली कमीज पूरी तरह पसीने से भीग गई। जीन नाम का मैनेजर अपने आप से हॉल में फैली एक अजीब अफवाह के बारे में बड़बड़ाया। जाहिर तौर पर एक नया निजी शिष्य प्रकट हुआ था और मास्टर सू उस लड़के की पहचान गुप्त रख रहे थे, हालांकि वह 20 से कम उम्र का दिखता था। ओल्ड हु ने मैनेजर की धीमी गड़गड़ाहट को अनसुना करने का नाटक किया और बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। सच कहें तो उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसे खास तौर पर इसलिए रखा गया था क्योंकि वह जो सुनता था उसे कभी दोहराता नहीं था। फिर भी वह अपने दिल में गहरी ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सका। 20 से कम, इसका मतलब हुआ कि वह लड़का लगभग उसके अपने बेटे युएनहोंग की ही उम्र का था। उसने सोचा कि कैसा जीनियस ऐसा दर्जा हासिल कर सकता है। उसने खुद से कहा कि अगर उसके युएनहोंग में उस जीनियस की प्रतिभा का सिर्फ 10% भी होता तो वह दुनिया का सबसे संतुष्ट पिता होता। ओल्ड हुआ ने आखिरकार पैसे का आखिरी हिस्सा भी किसी तरह इकट्ठा कर लिया था और उसने इंतजार किया जब तक गोल मटोल मैनेजर अपने विचारों से बाहर नहीं आया, ताकि वह अपने बेटे की नौकरी के बारे में पूछ सके। उसने सावधानी से पूछा क्योंकि वह हाल के दिनों में युएनहोंग के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में खुद को पूरी तरह थका चुका था। रिक्शा खींचने की दुनिया में एक इनाम सबसे ऊपर था। सबसे अधिक चाही जाने वाली पोजीशन निस्संदेह गॉडस्पियर हॉल का रिक्शा चालक बनना था। सिर्फ इतना ही नहीं कि काम हल्का था और दिन में केवल 2 यात्राएं करनी पड़ती थी। भुगतान भी अविश्वसनीय रूप से उदार था। कुल मिलाकर प्रति महीने 10 सिल्वर युएन, जो उसकी स्थिति के आदमी के लिए एक छोटी दौलत थी। स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी नौकरी की बहुत मांग थी। ओल्ड हुआ अपने लिए भी स्थायी जगह सुरक्षित नहीं कर पाया था, फिर भी अपने बेटे के लिए उसने हॉल के एक मैनेजर को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि वह आदमी उसके लिए अच्छी सिफारिश करेगा। सच कहें तो यह एक हताश दांव था। गॉडस्पियर हॉल में वास्तविक शक्ति रखने वाले मैनेजर के रूप में स्थानीय पुलिस प्रमुख भी उस आदमी के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते थे। ओल्ड हुआ और यहाँ तक कि युएनहोंग के लिए भी ये मैनेजर एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था जिसके पास पहुंचना लगभग असंभव था। उसके लिए एक छोटी नौकरी की व्यवस्था करना एक साधारण बात होनी चाहिए थी। ओल्ड हुआ उस आदमी ने शुरू किया। तुम जानते हो कि जब से मार्शल आर्ट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत से आम लोग अब छात्रों के रूप में हॉल में शामिल नहीं हो सकते। इसके बजाय उन्होंने कोई भी उपलब्ध नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया है। आखिरकार किसी प्रतिष्ठित हॉल के लिए रिक्शा चालक या रसोइया होना भी एक व्यक्ति को औसत मजदूर से ऊंचा सामाजिक दर्जा देता था, जब तक कोई गलती न करे। ये मूल रूप से जीवन भर की नौकरी थी। मैनेजर के लहजे को सुनकर ओल्ड हुआ ने महसूस किया कि उसके सीने में डर की ठंडी लहर जमा हो रही है। एक छोटे विराम के बाद मैनेजर ने धीरे से आगे कहा, तो क्योंकि इसके लिए इतने लोग लड़ रहे हैं, इस पोजीशन की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। अब इसकी कीमत 360 सिल्वर युएन है। ये शब्द सुनते ही ओल्ड हुआ पूरी तरह स्तब्ध होकर जम गया। 360 युएन, ये इतनी चौंका देने वाली रकम थी कि उसे शक हुआ कि अपनी आत्मा बेच देने पर भी वह इसे जुटा नहीं पाएगा। वह मूल 180 ही मुश्किल से जुटा पाया था। उसने तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो सियाचिया से 160 उधार लेने हेतु अपना अभिमान भी निगल लिया था। कीमत का अचानक दोगुना हो जाना असंभव था। 360 आज की कीमत है, मैनेजर ने जोड़ा। एक और महीने में ये संभवतः फिर बढ़ जाएगी। तुम्हें इस पर बहुत सोच समझकर विचार करना चाहिए बूढ़े आदमी। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है तो अपना घर ही क्यों नहीं बेच देते? मैनेजर पीछे टिककर बैठ गया, ठंडी शाम की हवा का आनंद लेते मानो उसने अभी अभी किसी आदमी के सपनों को कुचल न दिया हो। घर बेच दो। ओल्ड वो गहरी खामोशी में डूब गया। वह पुराना घर जर्जर और टूटता हुआ था, लेकिन जिनमेन में वही उसके परिवार की एकमात्र नींव था। उस शाम मैनेजर को उसके घर छोड़ने के बाद ओल्ड वो एक गली के अंधेरे कोने में बैठ दुनिया को गुजरते हुए देखता रहा। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे उतरता गया, वह बिल्कुल स्थिर और शांत बना रहा, छायाओं में पड़े किसी घिसे पिटे भुला दिए गए पत्थर की तरह दिखते हुए। पानी के एक गड्ढे में अपने झुके धुंधले प्रतिबिंब को देखते हुए ओल्ड वू ने खुद से फुसफुसाकर कहा कि एक समय वह भी बिल्कुल युएनहोंग जैसा। तब वह जवान था, ऊर्जा से भरा हुआ था, ऐसी ताकत के साथ जो कभी खत्म होती नहीं लगती। लेकिन वर्षों तक रिक्शा खींचने ने उसकी ईंट तोड़ दी थी। अब वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने खुद से कहा कि युएनहोंग को कभी भी ऐसी मेहनत भरी जिंदगी नहीं झेलनी चाहिए। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा दर्द से भरे शरीर के साथ रह जाए, हर दिन दूसरों के सामने मुस्कुराने और झुकने के लिए मजबूर हो, भले ही लड़का कोई महान मास्टर न बने। गॉडस्पियर हॉल में नौकरी होने का मतलब था कि वह अच्छा खा सकेगा और आराम से जी सकेगा। जहां तक पुराने घर के बिना परिवार की वंश रेखा का सवाल था, उसने तय किया कि जब तक युएनहोंग अच्छी जिंदगी जीता है वही काफी होगा। उन फुसफुसाए गए शब्दों के साथ पिता धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। ढलते हुए धुंधले सूरज के नीचे उसकी परछाई लंबी फैल गई। इसी बीच अपने घर लौटते समय युएनहोंग स्प्रिंग हॉल फार्मेसी पर रुका। उसने अपने मास्टर द्वारा दिया गया औषधि टोकन इस्तेमाल किया और
और मरहम खरीदे, इतने कि उसकी ट्रेनिंग ब्राइट मिरर स्टेज की चोटी तक पहुंचने तक चल सके। हालांकि हमें पता चलता है कि जब वह उस चोटी तक पहुंचेगा तो उसे अपने शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव के साथ बने रहने के लिए क्रिम्सन रिफाइंड ऑइंटमेंट की जरूरत होगी। वह सर्वोच्च स्तर का मरहम इतना दुर्लभ था कि प्रतिष्ठित परिवारों के पास भी मुश्किल से मिलता था और फार्मेसी में उसका एक भी डिब्बा नहीं था। लेकिन उसने एक मैनेजर को एक आने वाले इवेंट का जिक्र करते सुना था। कुछ दिनों में गॉडस्पियर हॉल दूसरे स्कूलों के खिलाफ एक छोटी कंपटीशन आयोजित करेगा और उसका ग्रैंड प्राइज वही मरहम था। अपनी सप्लाईज इकट्ठा करने के बाद युएन होंग पास के बाजार में रुका और मांस तथा सब्जियां खरीदी जिन्हें वह आमतौर पर खरीद नहीं सकता था। अब बेहतर खाना खाने का समय आ गया था। जब वह उनके तंग पुराने घर में लौटा, उसके पिता अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए युएन होंग अपने बैग सीधे किचन में ले गया। उसने पत्ता गोभी और नूडल्स के साथ सुअर के मांस का एक बड़ा बर्तन तैयार किया। फिर प्रैक्टिस की तैयारी करने के लिए अपने छोटे से ट्रेनिंग रूम में चला गया। उसने दीवारों पर पैडिंग लगाई, चावल के कागज की परतें टांगी और अपना सफेद मोम युक्त भाला उठाकर अपनी मुद्रा बनाई। उसकी छाती के लयबद्ध स्थिर उठने और गिरने के साथ उसने महसूस किया कि हवा उसके गले से भीतर जा रही है और उसकी नाक से तीव्रता से बाहर निकल रही है। धीरे धीरे युएन होंग का मन दर्पण की तरह साफ हो गया। उसने दिन की घटनाओं को अपने मन में दृश्य दर दृश्य दोहराया और अपना ध्यान केंद्रित किया। भले ही अब उसके पीछे ली शुशिंग जैसा मास्टर खड़ा था, वह भीतर से जानता था कि एकमात्र चीज जिस पर वह सच में भरोसा कर सकता है वह उसकी अपनी क्षमता है। अपनी अचानक हुई उन्नति की बेचैनी को धोकर उसका मन पूरी तरह खाली हो गया। उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह गायब होती हुई प्रतीत हुई। केवल उसके हाथों में भारी भाला और उसके सामने चावल का कागज ही बचा। पूर्ण समर्पण के साथ उसने भाले को आगे धकेला। भाला हवा को चीरते हुए सीटी बजाता हुआ गया। दीवार पर लगे चावल के कागज को भेदते हुए उसकी सतह पर स्पष्ट लहर भेज गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज सामान्य लंबी चीड़ की नहीं थी, बल्कि एक तेज छोटी चटाक की थी। उसके बाद ही कागज के घिसटने की आवाज आई। उसने अपना भाला वापस खींचा और नुकसान का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। सबसे बाहरी कागज की शीट में एक बिल्कुल साफ छेद था, बिना किसी अतिरिक्त वटाव या व्यर्थ ऊर्जा के बाहर निकले। हम देखते हैं कि बाजीकवान शैली पर उसकी महारत और भी आगे बढ़ चुकी है। बाद में युएन होंग अपने घर के पास एक पुराने पेड़ के पास गया। पैरों की अचानक गति के साथ उसने जोरदार चटाक के साथ अपनी कोहनी आगे मारी, लकड़ी में आधा इंच गहरा निशान छोड़ते हुए। उसके पहले के उथले निशानों की तुलना में यह दोगुना गहरा था। वह काफी अधिक शक्तिशाली हो चुका था और उसके पास अभी भी 26 दिन बाकी थे। यही वह समय था जो बड़ी कंपटीशन से पहले शेष था। अंदर लौटकर युएन होंग ने अपनी ड्रिल्स जारी रखने के लिए अपना भारी भाला उठाया। दो पूरे सेट के बाद उसने बाहर परिचित कदमों की आवाज सुनी। एक भारी खटाक के साथ मोटा सिक्योरिटी डोर खुल गया। उसके पिता आखिरकार पहुंच गए थे। युएन होंग मुस्कुराया और किचन से सुअर के मांस, पत्ता गोभी और नूडल्स का बचा हुआ बर्तन बाहर ले आया। उसने अपने पिता से कहा कि उसके पास अच्छी खबर है। वह आधिकारिक रूप से महान भाला गुरु ली शुशिंग का शिष्य बन गया था। हाँ, जिनमेन के सबसे बड़े मास्टर का। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले झूठ बोला था और जानता था कि उसके पिता केवल उसकी कहानियों का साथ दे रहे थे, लेकिन इस बार यह सच था। उसने अपना पहचान टोकन और उसे मिला जीवन भत्ता दिखाया। युएन होंग ने सिल्वर कॉइन्स से भरा एक बड़ा थैला अपने पिता की ओर बढ़ाया। उसके चेहरे पर सच्ची और गर्व से भरी मुस्कान चमक रही थी। ओल्ड वू एक पल के लिए जम गया, लेकिन भीतर से उसे पूरा यकीन था कि युएन होंग बस एक और बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुना रहा है। उसने मान लिया कि लड़का दूसरे स्कूल के बारे में झूठ को जारी नहीं रख सका, इसलिए उसने मास्टर ली के बारे में एक नई कहानी गढ़ ली। फिर भी उसने साथ दिया। अपने बेटे को जीनस कहकर उसकी तारीफ की कि मास्टर ली ने उसे दूसरे हॉल से छीन लिया। वर्षों से इस अभिनय का अभ्यास करते हुए उसने टोकन को बनावटी शर्मिंदगी और अभ्यास किए हुए आश्चर्य के मिश्रण के साथ देखा। उसने राहत और गर्व दिखाया, जबकि मन ही मन सोच रहा था कि नकली पहचान टोकन बेहद असली लग रहा था। वह सोचने लगा कि सिल्वर कॉइन्स वास्तव में कहां से आए। शायद युआन होंग ने आखिरकार परिवार का जेड ब्रेसलेट गिरवी रख दिया था। उसने अपने पिता से कहा कि अब से उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अपने हर महीने के 100 युएन अलाउंस के साथ वे हर दिन केकड़ों की जगह मांस खा सकते थे। युएन होंग मुस्कुराया जब उसने मजबूती से 30 सिल्वर कॉइन्स अपने पिता के हाथ में रखे और अपने खर्चों के लिए केवल 7 अपने पास रखे। ओल्ड वू ने मन ही मन सोचा कि वह इन 30 सिल्वर कॉइन्स को अपने बेटे के दहेज के रूप में बचाकर रखेगा, कहीं लड़का उन्हें लापरवाही से खर्च न कर दे। उस रात पूरे परिवार को आखिरकार बटोरे हुए केकड़े नहीं खाने पड़े। इसके बजाय उन्होंने सुअर के मांस, पत्ता गोभी और नूडल्स से भरा एक बड़ा भाप उठता कटोरा साझा किया। खाना स्वादिष्ट था और जब उसका भोजन पच गया, युएन होंग ट्रेनिंग रूम में वापस गया ताकि एक बार फिर अपने अभ्यास शुरू कर सके। जब उसने भारी भाला उठाया, उसकी बाहें बेहद दर्द कर रही थीं और उसकी पीठ और टांगों में भी उतना ही दर्द था। वह बुरी तरह उसे नीचे रखना चाहता था। वह बस लेटकर रात भर आराम से सोना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत जेंटलमैन सोर्ड को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पिछले 10 वर्षों के उस दमन को याद करते हुए जिसे उसने सहा था, उसके दिल के भीतर ताकत की एक नई लहर उठी। प्रबल भावनाएं अक्सर किसी व्यक्ति की छिपी क्षमता को खोल सकती हैं और इस क्षण में युएन होंग अपने शारीरिक दर्द को भूल गया और लक्ष्य को तीव्रता से घूरने लगा। उसने राइस पेपर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया, अपने पैर जमाए और अपनी नाक से तेजी से सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को शक्ति के साथ विस्फोट करने दिया।
गया। भारी भाला उसके पैरों से, उसकी टांगों और कमर से होकर और उसकी बाहों तक बहती एक एकीकृत शक्ति द्वारा आगे धकेला गया। उसके सामने का राइस पेपर जेंटलमैन सोर्ड की परछाई में बदलता हुआ प्रतीत हुआ और 10 वर्षों की दबाई हुई निराशा भाले में उंडेल दी गई। वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वह यह सहन कर सकता था कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ हों, लेकिन वह उन लोगों को सहन नहीं कर सकता था जो दूसरों का रास्ता रोकते थे। उसने उन्हें उन लोगों के लिए प्रगति के दरवाजे बंद नहीं करने देने का फैसला किया जो बराबरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सच कहें तो उसका संकल्प उसका सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा था। भाले की नोक ने एक बार फिर राइस पेपर को भेदा और इस बार केवल सबसे बाहरी परत पर ही साफ परफेक्ट वॉर का निशान नहीं था। दूसरी शीट में भी केवल एक चिकना छेद था। उसकी बजीकन मास्टरी 228% तक पहुंच गई थी। वह करीब आ रहा था। वह मास्टरी के अगले स्तर के निकट पहुंच रहा था और अधिक शक्तिशाली बनने की स्पष्ट अनुभूति ने युएनहोंग को अजेय लड़ाकू भावना से भर दिया। उस वॉर की अनुभूति को आत्मसात करने के बाद उसने अपने थ्रस्ट्स जारी रखे। भाला सीटी बजा रहा था जबकि पसीना लेदर से लिपटे शाफ्ट पर फिसल रहा था। डिब्बे में राइस पेपर का ढेर घंटों अभ्यास करते करते पतला से पतला होता गया जब तक कि वह आखिरकार अपनी थकान की पूर्ण सीमा तक नहीं पहुंच गया। युएनहोंग अंततः अपने भाले को पकड़े पकड़े ही गहरी भारी नींद में गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण दिखाई देने से भी पहले युएनहोंग पहले से जाग चुका था। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली उसका शरीर सहज रूप से उछलकर खड़ा हो गया और तुरंत अपने भाला संचालन की मुद्रा में स्थिर हो गया। वह सोचने लगा कि उसने कल कितनी प्रगति की थी। अपने पारदर्शी स्टेटस पैनल पर नजर डालते हुए उसने देखा कि उसकी बजीक्वन मास्टरी 237% पर थी। रात के खाने के बाद वाले सेशन ने उसकी प्रगति को और आगे बढ़ा दिया था। वह निश्चित रूप से मास्टरी के अगले स्तर के करीब पहुंच रहा था। स्पष्ट लक्ष्य सामने होने के साथ युएनहोंग ने थोड़ा मेडिसिनल पेस्ट लिया और जैसे ही सुबह का सूरज शहर को रोशनी से नहलाने लगा उसने अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। उगते सूरज की ओर मुंह करके उसने अपना भाला आगे धकेला। 3 साफ क्रैक इतनी तेजी से एक के बाद एक गूंजे कि वे एक ही ध्वनि जैसे लगे। फिर पेपर के फटने की हल्की आवाज आई। वह फ्रेम तक गया और अपने काम की जांच करने के लिए राइस पेपर की शीट्स को एक एक करके हटाया। उसने देखा कि पहली 3 शीट्स में प्रत्येक पर एक पूरी तरह चिकना छेद था, जैसे उन्हें रूलर से नापकर बेहद सावधानी से तराशा गया हो। 3 परतें भेद दी गई थी। वह अगले स्तर तक पहुंच गया था। युएनहोंग ने अपना भारी भाला रख दिया और ट्रेनिंग रूम से बाहर निकला, केवल यह देखने के लिए कि उसका पिता पहले ही जा चुका था। ओल्ड वू सामान्य से पहले निकल गया था, हालांकि किस उद्देश्य से यह हमें अभी तक नहीं पता। युएनहोंग ने महसूस किया कि मार्शल आर्ट्स हॉल जाने का समय हो गया था। वह सोचने लगा कि क्या बुनियादी प्रशिक्षण के माध्यम से इस स्तर तक पहुंचना उसके मास्टर को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। इसी बीच एक सीनियर डिसिप्लिन मास्टर ली से एक प्रश्न पूछ रहा था। उसे चिंता थी कि उनके जूनियर ब्रदर का हौसला टूट गया होगा, लेकिन ली शुक्सिंग ने जोर देकर कहा कि उसके डिसिपल्स इतने नाजुक नहीं थे। एक छोटा सा झटका उसे बर्बाद नहीं करेगा। सीनियर ने सहमति जताई। आखिरकार केवल एक दोपहर ही तो बीती थी। अगर लड़के ने अभी तक बुनियादी बातें नहीं समझी थी तब भी यह इतना नहीं होना चाहिए था कि वह उम्मीद खो दे। मास्टर ली मुस्कुराए जब वे गाड़ी से बाहर निकले और पूछा कि सीनियर को इतना यकीन कैसे है कि लड़के ने अभी तक अपना रास्ता नहीं पाया। वे जल्द ही ट्रेनिंग रूम तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला ली शुक्सिंग की नजर तुरंत युएनहोंग पर पड़ी, जिसके चेहरे पर काफी गंभीर भाव थे। ऐसा लग रहा था कि लड़के का दिल भारी था, शायद क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह टेक्निक को समझने में असफल हो रहा है। फिर भी उसका संयम प्रभावशाली था। मास्टर ली ने मन ही मन सिर हिलाया और दयालु तथा सौम्य भाव बनाए रखते हुए पूछा कि पिछले दिन का अभ्यास कैसा रहा। युएनहोंग ने उनका अभिवादन किया और काफी शर्मिंदा दिखते हुए स्वीकार किया कि पिछली रात वह इतना थक गया था कि अभ्यास के बीच में ही सो गया। उसे लगा कि उसे इससे बेहतर करना चाहिए था, लेकिन मास्टर ली ने इसे हाथ के इशारे से टाल दिया, यह कहते हुए कि ऐसी थकान एक युवा आदमी के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने विस्तार से बताने को कहा। यह सुनकर ली शुक्सिंग को लगा कि उसे स्थिति का अच्छा अंदाजा हो गया है। लड़के ने शायद अभी तक टेक्निक में मास्टरी हासिल नहीं की थी, लेकिन उसकी मेहनत निर्विवाद थी। ये तथ्य कि घर लौटने के बाद भी उसने कड़ी मेहनत से अभ्यास जारी रखा मास्टर को काफी संतुष्ट कर गया। सच कहें तो टैलेंट अच्छा है, लेकिन मेहनत उससे बेहतर है। उसने स्वीकार किया कि वह कल काफी मेहनत करने के बाद केवल सांझ के आसपास ही वाटर रिपल प्रभाव पैदा कर पाया था। फिर रात होने के आसपास उसे लगा कि वह अभी तक साफ ध्वनि पैदा नहीं कर पा रहा था। मास्टर ली यह कहने ही वाले थे कि यह सामान्य है, क्योंकि वह स्वयं भी रुको, लड़के ने अभी क्या कहा। सांत्वना के शब्द उनकी जुबान की नोक पर ही थे जब ली शुक्सिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अपने युवा डिसाइपल के शब्दों को अपने दिमाग में दोबारा चलाना पड़ा। उसने केवल सांझ के आसपास वाटर रिपल पैदा किया था। अपनी पीठ के पीछे ली शुक्सिंग के हाथ में पकड़ा अखरोट अचानक उनके आश्चर्य का भार महसूस करने लगा। उनकी पकड़ कसते ही उसके खोल में एक दरार पड़ गई। एक दोपहर से भी कम समय में उस स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि यह टैलेंट उस समय उनके अपने टैलेंट से भी बड़ा था। युएनहोंग ने चुप्पी से उलझन में ऊपर देखा और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। मास्टर ली ने जल्दी से अपना झटका छिपाया और शांत मुस्कान के साथ उसे जारी रखने को कहा। तो लड़का आगे बोला, यह समझाते हुए कि अंधेरा होने तक उसे लगा कि वह अच्छी स्थिति में था और उसने पेपर की सबसे बाहरी परत को फटने से रोक लिया। सबसे बाहरी परत सही सलामत रही। ली शुक्सिंग बिना किसी भाव के छत को घूरते रहे, जबकि उनकी पीठ के पीछे अखरोट अब
दरारों से ढक चुका था। उस स्तर की सटीकता तक पहुंचने में मास्टर को पूरे 5 दिन लगे थे और फिर भी इस डिसिप्लिन ने यह रात के खाने से पहले के थोड़े से समय में हासिल कर लिया था। सच कहें तो ये अब भी थोड़ा विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने तय किया कि पूरी तरह निश्चित होने के लिए उन्हें इस प्रगति को अपनी आंखों से देखना होगा। यूएनहोंग ने सिर हिलाया, अपना भाला उठाया और अपनी सांसों को संतुलित किया। उसने अपने पैर जमाए, कमर मोड़ी और वार की तैयारी की। सुबह के अभ्यास की अनुभूति का अनुसरण करते हुए भाले की नोक पहली 3 परतों से बिना शक्ति के रिसाव से पैदा हुए एक भी खुरदरे चीरे के आसानी से निकल गई। उसने समझाया कि वह भोर तक अभ्यास करता रहा ताकि अंततः मास्टरी के इस छोटे स्तर तक पहुंच सके। यूएनहोंग ने अपना भाला वापस खींचा और अपनी धीमी प्रगति पर काफी शर्मिंदा दिखा। एक हल्की चटाक के साथ अत्यधिक दबाव झेल रहा अखरोट अंततः ली शुसिंग के स्थिर भावहीन हाथ के दबाव में फट गया। वह इसे मुश्किल से माइनर मास्टरी तक पहुंचना कह रहा था। मास्टर ली ने लंबे समय तक छत को देखा, फिर अपने सबसे छोटे डिसाइपल की ओर वापस देखा। सौम्य भाव बनाए रखते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि माइनर मास्टरी तक पहुंचने में इतना समय लगना वास्तव में काफी साधारण था। हाँ, पूरी तरह औसत। उन्होंने लड़के से कहा कि जब तक वह मेहनती बना रहेगा और चीजों को एक एक कदम करके करेगा, वह एक दिन निश्चित रूप से कुछ महान हासिल करेगा। यह सुनकर सीनियर डिसिप्लिन फेंग यू ने पूरी हैरानी के साथ उसकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। एक दिन से भी कम समय में माइनर मास्टरी तक पहुंचना साधारण माना जाता है। वह सोचने लगा कि क्या ऐसा कहते समय उसके मास्टर की अंतरात्मा को जरा सा भी दर्द हुआ था। यूएनहोंग ने बेहतर करने का वादा किया, लेकिन मास्टर ली ने उसे काम और आराम के बीच संतुलन रखने को कहा। उनकी पीठ के पीछे मास्टर का हाथ चुपचाप कसता और ढीला होता रहा। उनका हाथ बार बार कसता और ढीला पड़ता रहा जब तक कि उन्होंने अंततः अपनी नसों को शांत नहीं कर लिया और फिर धीरे से बताया कि 3 दिनों में एक छोटी कंपटीशन आयोजित होगी। यह उनकी स्कूल और अन्य स्कूल्स के बीच 20 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए एक मैत्रीपूर्ण मुकाबला था और वे चाहते थे कि यूएनहोंग एक वास्तविक मुकाबले के दबाव का अनुभव करे। जब पूछा गया कि क्या वेंजियान स्कूल भी भाग लेगा, ली शुक्सिंग ने पुष्टि की कि वे आएंगे, जिनमें डिसिप्लिन का पूर्व सीनियर ब्रदर भी शामिल होगा जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। चूंकि वह आदमी 20 वर्ष से अधिक था, उसकी जगह उसका छोटा भाई वंजिन स्कूल का एस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मास्टर ली ठीक ठीक जानते थे कि उनका प्यूपिल क्या सोच रहा था। यूएनहोंग ने अपने मास्टर की आंखों में देखा और पहला स्थान लेने का वादा किया। सच कहें तो उसके दृढ़ होने के एक से अधिक कारण थे, चाहे वह जेंटलमैन सोड के भाई को हराना हो या मैनेजर द्वारा बताए गए चिली ऑइंटमेंट का शीर्ष पुरस्कार जीतना हो, उसे जीतना ही था। मास्टर ली ने उससे कहा कि बहुत अधिक दबाव महसूस न करे और बस माहौल को महसूस करे। हालांकि उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप से उसे 1 घंटे तक कोचिंग देंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि यूएनहोंग के पिता उस मोटे मैनेजर के पीछे पीछे एक धुंधले रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दाखिल होते हैं, कुछ बेहद मुश्किल कागजी काम को अंतिम रूप देने के लिए। पिता ने विनम्र मुस्कान के साथ 360 चांदी के युएन और अभी जारी किए गए बैंक नोट्स मेज पर रखे। उन्होंने पैसे सावधानी से उस आधे सोए हुए बूढ़े अधिकारी के सामने रखे। ये सब संभव करने के लिए उन्होंने परिवार का पुराना घर 300 युआन में बेच दिया था, वो श्याओशिया की जमा पूंजी के साथ मिलाकर। यह बस इतना था कि उनके बेटे के लिए 5 ट्यूब काररीज ड्राइवर की एक स्थिर नौकरी सुरक्षित की जा सके। सच कहें तो बस एक मामूली सपना। जहां तक मोटे मैनेजर के लिए 72 युएन की रिश्वत का सवाल था, पिता वह रकम उसी सुबह पहले ही दे चुके थे। अधिकारी ने गिनती शुरू की। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगलियां चाटी और धीरे धीरे नोट पलटने लगा, जबकि यूएनहोंग के पिता चुपचाप देखते रहे, मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत करते हुए। जैसे ही अधिकारी ने पुष्टि की कि रकम ठीक 360 थी, पिता ने आखिरकार राहत की एक लंबी कांपती सांस छोड़ी। बूढ़े आदमी ने फिर अपनी उंगली चाटी ताकि मजदूरों की रजिस्ट्री खोली जा सके और सूची में एक नया नाम जोड़ने के लिए ब्रश उठा लिया। जब लड़के का नाम पूछा गया, पिता ने साफ साफ कहा, वो यूएनहोंग। अधिकारी ठिठक गया और उसे एक बार फिर दोहराने को कहा। अधिकारी लिखने ही वाला था, लेकिन वह खास नाम सुनते ही उसका हाथ कांप गया और स्याही का एक बड़ा धब्बा पूरे पन्ने को खराब कर गया। उसने उस गड़बड़ी को साफ करने की भी परवाह नहीं की, बल्कि झटके से सिर उठाकर स्तब्ध पिता को घूरने लगा। उस नाम में उससे कहीं अधिक वजन था जितनी उसने उम्मीद की थी। वह नाम बहुत ज्यादा परिचित था क्योंकि उसने उसे अभी लिखा था। समस्या यह थी कि हु यूएनहोंग मास्टर का पर्सनल डिसाइपल था। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और ब्रश पिता की ओर बढ़ाते हुए बोला कि ठीक ठीक दिखाओ कि इस नाम में कौन कौन से अक्षर हैं। यूएनहोंग के पिता ने सावधानी से ब्रश लिया। उनका हाथ खाली कागज पर अकड़ते हुए चला, क्योंकि वे उन 3 अक्षरों को स्याही से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह किसी तरह 3 टेढ़े मेढ़े शब्द लिख पाए, हु यूएनहोंग। नाम की पुष्टि होते ही अधिकारी का हाथ और भी जोर से कांपने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने मास्टर के अपने इनर डिसिप्लिन से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। ये एक पूरी तबाही थी। उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और उन्हें लॉर्ड हुआ कहकर संबोधित किया। बूढ़े आदमी ने मजबूर मुस्कान ओढ़ ली, वही विनम्र भाव चेहरे पर लाते हुए जो कुछ क्षण पहले पिता के चेहरे पर था, और जल्दी जल्दी मेज के नीचे हाथ डाला। उसने 360 चांदी के युआन निकाले और कुछ अतिरिक्त नोट भी जोड़ दिए, फिर उन्हें पिता के हाथों में ठूंस दिया। उसने दावा किया कि उसकी बूढ़ी आंखों ने उसे धोखा दे दिया और इस गड़बड़ी के लिए बार बार माफी मांगने लगा, जबकि पिता लौटाए गए पैसे को खाली निगाहों से देखते रहे। यूएनहोंग के पिता पूरी तरह उलझन में थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने किसी तरह उस आदमी को नाराज तो नहीं कर दिया, जबकि
मोटा मैनेजर पूरी तरह हैरान होकर यह सब देख रहा था। मैनेजर बूढ़े आदमी को एक तरफ ले गया और पूछा कि क्या गड़बड़ है और इतने वर्षों से साथ काम करने के बाद वह इतना मुश्किल क्यों बन रहा है। बूढ़ा अधिकारी उसके करीब झुका और घबराहट में फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि वह किसके बेटे को ठगने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे की झुर्रियां दहशत से मरोड़ खा रही थी। जब मैनेजर ने पूछा कि वह कौन है, उसके भीतर अचानक डूबती हुई आशंका पैदा हुई। वही युवा जो कल आया था, मास्टर का पर्सनल डिसिप्लिन। ये सुनते ही मोटा मैनेजर तुरंत स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मास्टर से जुड़े किसी व्यक्ति से रिश्वत ली थी। अचानक उसकी जेब में रखा पैसा जलता हुआ महसूस होने लगा। वह हड़बड़ाकर नकदी निकालने लगा और भागकर पिता के पास पहुंचा। कांपती आवाज में जोर जोर से बढ़ा चढ़ाकर बधाई देने लगा। उसका मांसल चेहरा एक चौड़ी नकली मुस्कान में कस गया, जबकि ठंडा पसीना उसकी कमीज की पीठ तक भिगो चुका था। पिता खुद को और भी ज्यादा खोया हुआ महसूस कर रहे थे। ये दोनों आदमी, जिन्हें वह हमेशा शक्तिशाली हस्तियों के रूप में देखते थे, अचानक उनके साथ अपार सम्मान से पेश आ रहे थे। ये एक अजीब, अभूतपूर्व दृश्य था। हालांकि जल्द ही उन्हें बूढ़े अधिकारी की घबराई हुई व्याख्याओं से सच्चाई समझ में आ गई। उनका बेटा आ होंग मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन गया था। वह पर्सनल डिसिप्लिन शब्द को बार बार अपनी सांसों के नीचे दोहराते रहे, जबकि इस खबर के भारी झटके से उनका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। पिछली रात उन्होंने सोचा था कि आ होंग झूठ बोल रहा है और उन्होंने बस उसकी कहानी में साथ दिया था, लेकिन जैसा निकला हर एक शब्द सच था। मेरा बेटा एक जीनियस है, एक जीनियस। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने उन्हें जोर से रगड़ा, ये ठानते हुए कि दूसरों के सामने अपना संयम नहीं खोएंगे। गर्व, राहत और शुद्ध खुशी एक साथ उनके दिल में उमड़ पड़ी। वे भावनाएं जिन्हें महसूस करने की उन्होंने इस क्षण तक हिम्मत नहीं की थी। उनकी आवाज भावनाओं से भरकर रूंध गई। ओल्ड हुआ, आपको यह लाल लिफाफा जरूर लेना होगा, मैनेजर ने जोर देकर कहा। हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं, पर आया मत बनो। गोल मटोल मैनेजर अपने अंदर के दर्द को छिपाते हुए एक जबरन मुस्कान पहने अपनी आस्तीन से 2 और चांदी के नोट निकाले और उन्हें हुआ के हाथों में ठूंस दिया। मैंने सुना तुमने अपना पुराना घर बेच दिया। तुमने उसे किसे बेचा? मैं खुद जाकर उसे तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा और हम उसे रेनोवेट भी करेंगे। ओह, पैसों की चिंता मत करो, आज से हम भाई हैं। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो, बस मेरे पास आ जाना। उस शाम बाद में जब युएन होंग जुए वाइन की एक बोतल लेकर पुराने घर लौटा, तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके पिता पहले से ही वहां थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तिलचट्टों से भरी पुरानी झोंपड़ी अचानक काफी जीवंत थी, जहां मार्शल आर्ट्स हॉल के 2 मैनेजर उसके पिता से गर्मजोशी से बात कर रहे थे। इसके अलावा छोटी कमीज पहने कई आदमी दीवारों की दरारें ठीक करने, कमरों की मरम्मत करने और यहाँ तक कि भटके हुए तिलचट्टों का शिकार करने में व्यस्त थे। मास्टर का डिसिप्लिन वापस आ गया। युआन होंग को अंदर आते देख गोल मटोल मैनेजर एक चमकदार सम्मानपूर्ण मुस्कान के साथ खड़ा हो गया ताकि उसका स्वागत कर सके। मैनेजर युएन होंग ने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। बुजुर्ग अधिकारी भी मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ और चापलूसी भरे शब्दों की एक धारा पेश की। उसने चुपचाप गिफ्ट्स का एक बंडल उस युवा आदमी की ओर सरकाया, जिसे युएन होंग ने उतनी ही चुपचाप स्वीकार कर लिया। आखिरकार इस दुनिया में यह एक बिल्कुल सामान्य लेन देन था। कुछ विनम्र औपचारिक बातों के बाद गोल मटोल मैनेजर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी पदोन्नति एक बड़ा अवसर है। क्या तुम हमें गोईशान पैविलियन में अपनी उपस्थिति से सम्मानित करोगे? युएन होंग साफ देख सकता था कि वे क्या कर रहे थे। वे उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। सच कहें तो ये बहुत ही पारदर्शी चाल थी। अगर उसका इरादा भविष्य में हॉल के मामलों को संभालने का होता तो वह ऐसा निमंत्रण ठुकराता नहीं, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं मास्टर के क्षेत्र में उससे बहुत आगे थी। उसका अपना समय छोटी मोटी गुटबाजी पर बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उसने ध्यान दिया कि इन 2 मैनेजर्स की मौजूदगी उसके पिता को बहुत असहज बना रही थी। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे जब वह अपना चाय का कप पकड़े हुए था। युएन होंग के लिए उसके पिता की मन की शांति इन आदमियों की छोटी योजनाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसीलिए युएन होंग ने विनम्र खेद का भाव धारण किया। मैं इस सद्भावना की सराहना करता हूँ, लेकिन मास्टर ने मुझे लेसन्स दिए हैं जिन्हें मुझे अब भी पूरा करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। हमने वैसे भी अपनी चाय खत्म कर ली है, इसलिए अब हम विदा लेते हैं। हम तुम्हें किसी और समय गुआईजोंग पैविलियन में आमंत्रित करेंगे। उनकी मुस्कानें थोड़ी सख्त हो गईं जब उन्होंने युएन होंग की अनुशासित मुद्रा देखी, ये महसूस करते हुए कि उसे आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उसकी भाले जैसी उपस्थिति का दबाव ही उन्हें डगमगाने के लिए काफी था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी मुस्कानें वापस पा ली और झुककर विदा हो गए। जैसे ही मैनेजर्स और कामगार चले गए, फादर हुआ, जो अधीरता से इंतजार कर रहे थे, दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या यह सचमुच वास्तविक है? क्या तुम सच में मास्टर के डिसिप्लिन बन गए? युएन होंग थोड़ा निरुत्तर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को लगा था कि वह कल सिर्फ अभिनय कर रहा था। अपने बेटे से व्यक्तिगत पुष्टि मिलने पर फादर हुआ ने अच्छा शब्द 3 बार दोहराया और उसके चेहरे की झुर्रियां आखिरकार खुल गईं। वह एक बच्चे जितना खुश दिख रहा था। सूरज ढलने के साथ और घर में कोई बाहरी व्यक्ति न बचने पर फादर हुआ अब न तो कठोर थे और न ही सतर्क। उसका चेहरा गर्व भरी मुस्कान से भरा था और दशकों की कठिनाइयां जो उसने झेली थी एक पल में गायब होती हुई लगी, मानो वह फिर से जवान हो गया हो। अपने पिता के गर्व को देखते हुए युएन होंग ने महसूस किया कि ट्रेनिंग के वे सारे दिन और रातें पूरी तरह इस मेहनत के लायक थी। उसने आखिरकार अपने पिता को सार्वजनिक रूप से सिर ऊंचा करके चलने लायक बना दिया था।
था, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। युएन होंग ने बिजली की गति वाले भाले के वार का यूज करके मेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे एक तिलचट्टे को सटीक रूप से उठा फेंका। वह एक ऐसा घर चाहता था जिसमें कोई कीड़े न हो। वह उन्हें अमीर इलाके में एक साफ सुथरी विला में ले जाने का सपना देखता था। रात के खाने के बाद युएन होंग अपनी भाला ट्रेनिंग में लौट आया, शायद इसीलिए कि लंबे समय से उसके दिल पर रखा बोझ हट गया था। आज रात उसका अभ्यास अविश्वसनीय रूप से सहज और मुक्त महसूस हुआ। उस बड़े घर को खरीदने के लक्ष्य से प्रेरित होकर वह अपने शारीरिक शरीर की थकान भूल गया और बार बार भाला घोंपता रहा। उसने अपनी प्रगति को आगे बढ़ाया जब तक कि उसका लेवल 8 मिंग जिंग 600 में से 362 तक नहीं पहुंच गया, और तब जाकर उसने वैक्सवुड स्पीयर को एक तरफ रखा। उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान लेवल पहले से ही माइनर मास्टरी के अंतिम चरण में था। उसने योजना बनाई कि वह भोर में उठेगा ताकि दोपहर तक ग्रेट मास्टरी तक पहुंच सके। गोल्डन गेट कंपटीशन में 25 दिन बाकी थे और मार्शल आर्ट्स हॉल के इंटरनल ट्रायल में 2 दिनों से थोड़ा अधिक समय बचा था। हर एक दिन काफी अधिक शक्तिशाली बनने का यह एहसास युएन होंग के लिए पूरी तरह नशे जैसा था। उस रात वह अपना भाला पकड़कर ही सोया। उसे उम्मीद थी कि शायद वह अपने सपनों में भी ट्रेनिंग जारी रख सके। अगले दिन दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक आवाज गूंजी। तेज दरारों की एक श्रृंखला के साथ एक अकेला साफ छेद राइस पेपर की 7 परतों को भेद गया। 7 परतें और एक भी फटना नहीं। उसका मिंग जिंग ग्रेट मास्टरी तक पहुंच गया था। अपने पैनल पर 600 में से 420 देखते हुए युएन होंग ने गहरी संतुष्टि का एहसास किया। वह बढ़ती हुई शक्ति की उपलब्धि से भरा हुआ था, यह सोचते हुए कि उसका हृदय भेदी कोहनी वार अब कितना अधिक विनाशकारी होगा। जैसे ही वह विचार उसके मन में जड़ पकड़ गया, वह उसे दबा ही नहीं सका। अपनी 2 दिनों की कड़ी मेहनत के परिणाम देखने के लिए उत्सुक हम उस जगह पर लौटे जहां वह पहली बार ली शुचिंग से मिला था। पुराने पेड़ के सामने खड़े होकर उसने अपनी मुद्रा नीचे की, अपने पैरों को जमाया और अपनी कोहनी तने में दे मारी। उस प्रहार ने आधी मुट्ठी गहरा गड्ढा छोड़ दिया। उसे खुद एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन वह काफी दुर्जय बन चुका था। लकड़ी में बने उस खोखले को देखते हुए युएन होंग ने आत्मविश्वास की एक लहर महसूस की। एक पीक एक्सपर्ट, 2 हीरोज और 13 गार्डियंस, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह युवा आदमी वास्तव में मिंगजिंग रेल्म में प्रवेश कर चुका था। उसे महान डिवाइन स्पीयर ली शुचिंग ने डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया था। अमीर इलाके की एक छोटी इमारत में वुशोक्सिया की आंखें चमक उठी। डिवाइन स्पीयर इतनी असाधारण शख्सियत था कि केवल एक अनौपचारिक डिसाइपल बन जाना भी किसी के पूरे पूर्वजों के लिए अपार सम्मान लाने के लिए काफी था। जांगतिंग के विपरीत शाओक्सिया ने जिनमेन में समय बिताया था और वहां की स्थानीय परंपराओं और मार्शल वर्ल्ड की कठोर वास्तविकताओं को अच्छी तरह समझती थी। वह जिनमेन के मार्शल आर्ट्स हॉल्स के नियम जानती थी। एक आम अप्रेंटिस 10 वर्षों तक लगभग एक मजदूर से अधिक कुछ नहीं होता था और केवल फॉर्मल डिसाइपल बनने के बाद ही उसे वास्तव में अभ्यास करने का समय मिलता था। दूसरे शब्दों में युएन होंग ने हाल ही में अपनी असली गंभीर ट्रेनिंग शुरू की थी। भले ही उसने अपने पिता से जो बात कही थी वह सच होती कि वह 2 महीने पहले फॉर्मल डिसाइपल बना था, तब भी यह समय रेखा चौंका देने वाली थी। भले ही वह गुप्त रूप से ट्रेनिंग कर रहा होता, 2 महीने पलक झपकने जितना समय था। केवल 2 महीनों में मिंगजिंग स्टेज में मास्टरी हासिल करने के लिए ली शुचिंग जैसे कुशल टीचर के साथ भी ऐसी प्रतिभा चाहिए थी जिसे केवल एक सच्चे जीनियस की प्रतिभा कहा जा सकता था। ऐसी प्रतिभा के साथ वह संभवतः 6 महीनों में ग्रेट मास्टरी और 3 से 5 वर्षों के भीतर अंजिंग स्टेज तक पहुंच सकता था। भविष्य में उसके होजिंग स्टेज तक पहुंचने की भी उल्लेखनीय आशा थी। क्या अफसोस है, शाओशिया ने अपने आप से आह भरी। यह दुर्भाग्य की बात थी कि उसके पास बढ़ने के लिए समय की कमी थी। 24 दिनों में गोल्डन गेट कंपटीशन शुरू हो जाएगा। यदि कोई कॉमनर लगातार 3 मुकाबले नहीं जीत सका तो उन सभी को खुले रूप से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। भले ही ली शुचिंग पर्दे के पीछे प्रभाव डालने की कोशिश करे, किसी फाइटर को लड़ने का वास्तविक मौका पाने के लिए कम से कम मिंगजिंग पीक की शक्ति चाहिए होती, बस पर्याप्त समय नहीं था। शाओशिया ने सिर हिलाया, गहरे पछतावे का एहसास करते हुए। काश युएन होंग को एक और वर्ष या केवल 6 महीने भी मिल जाते तो वह एक शानदार भविष्य सुरक्षित कर सकता था। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। यदि वह सार्वजनिक मंच पर कदम नहीं रख सका और लगातार चुनौतियों के माध्यम से अजेय मोमेंटम नहीं बना सका, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां अंजिंग स्टेज पर रुक सकती थी। होजिंग तक पहुंचने की कोई आशा बिना। उसे मिली खबरों से ली शुचिंग अभी भी उसे निजी रूप से ही सिखा रहा था। यह साफ प्रतीत हो रहा था कि ली शुचिंग का युएन होंग को स्पॉटलाइट में आने देने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसे मार्शल आर्ट्स हॉल के लिए एक छिपी हुई संपत्ति के रूप में रखना चाहता था। उसे उन मामलों को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था जिन्हें खुले रूप से नहीं निपटाया जा सकता था। हुआ परिवार के चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुटाई गई बिखरी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर वू शाओक्सिया ने सावधानी से इस पहेली को जोड़ा, धीरे धीरे युएन होंग के संभावित भविष्य का नक्शा बनाते हुए। उसकी नजर में जबकि कुछ छोटे विचलन हो सकते थे, उसका आकलन संभवतः काफी हद तक सही था। माँ, अगर युएन होंग का भविष्य सीमित है और वह शायद अंजिंग स्टेज पर ही रुक जाएगा, हॉल का सार्वजनिक चेहरा बने बिना, तो आप उसकी फाइल्स की समीक्षा क्यों करती रहती है? जियांग टिंग ने पूछा, अपनी माँ के ध्यान को लेकर काफी उलझन महसूस करते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि अंजिंग स्टेज कमजोर है? शाओशिया ने अपनी बेटी की ओर देखा। सच कहूं तो कोई भी अंजिंग मास्टर 10,000 में एक प्रतिभा होता है। 7 कदमों के भीतर वे किसी भी देवता से तेज होते हैं। चूंकि होजिंग मास्टर्स
मास्टर्स रणनीतिक डिटरेंट्स के रूप में कार्य करते हैं और शायद ही कभी चलते हैं। अंजिंग मास्टर्स सामान्य दुनिया में शक्ति के सर्वोच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत धनी है, यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के बीच भी, लेकिन हमारी घातक कमजोरी हमारे अपने एक्सपर्ट्स की कमी है। जिनमेन के 9 पिलर्स के बीच हम अपना विश्वसनीय अंजिंग मास्टर तैयार नहीं कर सकते। केवल किराए के बाहरी लोगों पर निर्भर रहना खतरनाक है। अंततः मेहमान ही मास्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अपना एक अंजिंग मास्टर होता जो स्थायी रूप से तैनात रहकर किराए के लोगों की निगरानी करता, तो हम अंततः जिनमेन में यह खेल जीत सकते थे, बजाय इसके कि जैसे अब करते हैं वैसे हर कदम फूंक फूंक कर रखें। माँ, आप युएन होंग को दामाद के रूप में भर्ती करने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं, है ना? जांग टिंग ने पूछा, अविश्वास के साथ यह एहसास धीरे धीरे उस पर प्रकट होते हुए। हाँ, शाओशिया ने सीधे स्वीकार किया। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और ली शुक्सिंग के मार्गदर्शन के साथ अंजिंग स्टेज के पीक तक पहुंचना लगभग निश्चित था। वह उसका दाहिना हाथ बन जाएगा। इसके अलावा यदि वह सचमुच टिंग का पति बन गया तो शाओक्सिया उसे ह्वाजिंग स्टेज का अवसर सुरक्षित करने का एक तरीका ढूंढ लेगी। भले ही वह एक कृत्रिम ह्वाजिंग होता जो बाहरी मदद के जरिए हासिल किया गया हो, फिर भी वह ह्वाजिंग ही होता। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिंगतांग ज्यादा उपयुक्त होगा? टिंग ने पलटकर कहा। मिंगतांग एक प्रतिष्ठित परिवार से आया था। उस पर मार्शल प्रतिबंध का कोई असर नहीं था और उसके पास महान प्रतिभा थी। वह युनहोंग से पहले ही मिंगजिंग चरण तक पहुंच चुका था। उसके लिए अंजिंग एक तय बात थी और ह्वाजिंग एक मजबूत संभावना। ऊपर से वह महान मास्टर गुआ का आधिकारिक शिष्य था। मिंगतांग को अपने पक्ष में करना ऐसा होता जैसे 2 ह्वाजिंग मास्टर्स का समर्थन हासिल करना। युआन होंग के विपरीत, जो सार्वजनिक रूप से यह दावा भी नहीं कर सकता था कि वह ली शुसिंग का शिष्य है, उस सार्वजनिक समर्थन के बिना उसके पास हैसियत की कमी थी। मिंगटंग उपयुक्त नहीं है, शाओक्सिया ने अपनी बेटी के सुझाव पर सिर हिलाते हुए कहा। उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची थी और उसकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली। उसे विवाह करना ऐसा होता जैसे घर के अंदर भेड़िया बुलाना। लेकिन युएन होंग अलग था। युएन होंग अलग था। वह अभी भी अपने सबसे निचले बिंदु पर था और यहाँ तक कि उसका अपना मास्टर भी उसे सार्वजनिक रूप से समर्थन देने से इनकार करता था। अगर वह चैम्बर के रिसोर्सेज का उपयोग करे और उसे ऊपर उठाने में अपनी पूरी मेहनत लगा दे, जबकि जंगटिंग जैसी बड़े परिवार की प्रतिभाशाली युवती स्वयं को झुकाकर उससे विवाह करे, तो वह निश्चित रूप से मरते दम तक वफादार रहेगा। ये गोल्डन टेरेस की क्लासिक रणनीति थी, एक नायक पर कृपा दिखाना ताकि वह अपने स्वामी के लिए मर जाए। वू शाओक्सिया, जिसने पश्चिम में अपना करियर बनाया था, निश्चित रूप से कोई साधारण चरित्र नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि किसी आदमी का दिल कैसे खरीदा जाता है जब वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में हो। भविष्य में एक बेहद वफादार पीक एनर्जी मास्टर या यहाँ तक कि एक ह्वाजिंग एक्सपर्ट होना उनकी विरासत की रक्षा करने के लिए काफी होता, भले ही आगे विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त न हो। और अगर किस्मत उनके साथ रही और उन्होंने पर्याप्त रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए ताकि उसे ह्वाजिंग के मध्य या अंतिम चरणों तक पहुंचने में मदद मिल सके। लेकिन यहाँ शाओशिया ने खुद को ऐसी अनावश्यक कल्पनाओं में डूबने से रोक लिया। वह बहुत पहले ही दिवा स्वप्न देखने की उम्र पार कर चुकी थी। लेकिन क्या यह सच में मैं ही होना जरूरी है? जांग ने पूछा, अपनी बाकी बची हिचकिचाहट को छिपाने में असमर्थ। जिनमेन नॉर्मल केवल 3 महिला एकेडमीज में से एक थी और उसमें प्रवेश पाना उतना ही कठिन था जितना किसी पुरुष के लिए जिंशु यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना। वहां की छात्रा के रूप में उसे हमेशा एक प्रतिभाशाली प्रतिभा, ध्यान के केंद्र के रूप में देखा गया था। बड़े परिवारों के अनगिनत युवा स्वामी हर दिन स्कूल के द्वार पर सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। यहाँ तक कि यू मिंटंग जैसा जीनियस, जिसके पास हुआजिंग तक पहुंचने का वास्तविक मौका था, भी उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता था। इसके अलावा उसके जैविक पिता का परिवार जिनचेंग के जियांग्स एक ऐसी शक्ति था जिसकी संपत्तियां जिमेन के सबसे धनी लोगों की बराबरी करती थी। उनकी एकमात्र सीमा यह थी कि उनका प्रभाव इस शहर तक नहीं पहुंचता था। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ एक साधारण मार्शल कलाकार से विवाह करना स्वाभाविक रूप से एक स्तर नीचे जाने जैसा महसूस होता था। हमारे जैसे बड़े परिवारों के लोगों के पास शायद ही कभी चुनाव की विलासिता होती है, शाओशिया ने आह भरते हुए कहा। बस पहले उसे जानने की कोशिश करो। अगर तुम सच में उसके साथ नहीं निभा सकती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैं बस यह आशा करती हूँ कि तुम बाद में पछताओ नहीं। अपनी बेटी के परेशान चेहरे को देखकर वू शाओक्सिया केवल चुपचाप आह भर सकी। उसने सेवकों को कैरेज तैयार करने के लिए घंटी बजाई। उसे ओल्ड हुआ से मिलने और युआन होंग के भविष्य पर चर्चा करने की जरूरत थी और इस तरह रिश्ते कराने का चक्र फिर से शुरू हुआ। उस शाम जब युआन होंग घर लौटा, उसने अपने पिता वूफू से यह खबर सुनी, युआन होंग, तुम अब और छोटे नहीं हो रहे। वूफू ने हल्की हंसी के साथ कहा, सड़क के उस पार ओल्ड लो के बेटे को देखो, उसका बच्चा तो पहले ही चलने लगा है। युआन होंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। सच कहें तो उसका मन पूरी तरह अपने मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण में लगा हुआ था। वह दिन में 18 घंटे अभ्यास करता था और फिर भी उसे लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है। उसके पास ऐसी तुच्छ बातों के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। आखिरकार रोमांस शायद ही उसकी प्रोग्रेस बार्स को ऊपर उठते देखने के रोमांच की बराबरी कर सकता था। लेकिन जब उसने डूबते सूरज की रोशनी में अपने पिता को देखा, उनके बालों में चमकती सफेदी को नोटिस किया, युएन होंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता कितने बूढ़े हो चुके थे। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे। वह मजबूत शक्तिशाली आदमी नहीं रहे थे जो युएन होंग के वनजंग मार्शल आर्ट्स हॉल में पहली बार प्रवेश करने के समय थे। उसकी उम्र के आदमी के लिए दुनिया के मामले चाहे कितने भी महान क्यों न हो, परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने से अधिक
महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। अपने ही पीढ़ी के पड़ोसियों को एक एक करके अपने पोते पोतियों को गोद में लेते देखना उसके पिता के लिए सहना कठिन रहा होगा। वह केवल इसलिए चुप रहे थे ताकि अपने बेटे का ध्यान न भटके, लेकिन युएन होंग आखिरकार नरम पड़ गया और अपने पिता के कटोरे में सुअर के मांस के कुछ टुकड़े रख दिए। बूढ़े आदमी ने सहज रूप से मांस वापस देने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह उसकी पसंद के लिए बहुत ज्यादा चिकना है और युएन होंग को इसे खुद खाना चाहिए। युएन होंग ने एक छोटा सा झूठ बोला, अपने पिता से इसे खत्म करने में मदद करने के लिए कहा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि बूढ़ा आदमी कितना जिद्दी हो सकता है। ऐसे बहाने के बिना उसके पिता कभी मांस को हाथ भी नहीं लगाते, जबकि युएन होंग का वर्तमान भत्ता इतना था कि वे इसे रोज खा सकते थे। बूढ़ा आदमी हर पैसा बचाकर अपने बेटे के लिए भविष्य बनाना पसंद करता। तुम बच्चे अगर इतना खत्म नहीं कर सकते तो इतना खरीदते क्यों हो? युएन होंग ने मजाक किया कि दुकानदार ने इसे मुफ्त में दे दिया था, जबकि वे दोनों डूबते सूरज की रोशनी में साथ बैठे सुअर का मांस खाते रहे जब तक उनके चेहरे तेल से चमकने नहीं लगे। उसने जानबूझकर अधिक चर्बी वाले टुकड़े मांगे थे, जो इन दिनों दुबले टुकड़ों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान और ज्यादा मांगे जाने वाले थे। एक ऐसे आदमी के लिए जो शायद ही कभी मांस खाता था, वे चर्बी वाले टुकड़े एक दुर्लभ खजाना थे। उस रात उसके पिता बहुत अच्छे मूड में थे और असामान्य रूप से बहुत बातें कर रहे थे। वह अपनी जवानी की कहानियों के बारे में लगातार बोलते रहे, जबकि युएन होंग ध्यान से सुनता रहा, बीच बीच में एक सच्ची समझदार मुस्कान देता हुआ। चुप और अकेले भोजन करने के दिन आखिरकार बीते समय की बात बन गए थे। अगली सुबह युएन होंग ने कुछ समय की छुट्टी ली और उत्तर की ओर चल पड़ा। वह भीड़भाड़ वाले बाजार जिले में एक टी हाउस की ओर गया, जो उसकी आने वाली मुलाकात के लिए तय की गई जगह थी। हालांकि बिजनेस धीमा था, लेकिन अफवाह थी कि मालिक अंडरवर्ल्ड का एक पूर्व व्यक्ति था, जिसने रिटायर होकर यह शांत प्रतिष्ठान खोला था। युआन होंग और जांगटिंग ने मुश्किल से कुछ शब्द ही बदले थे कि अचानक उनकी निजी रूम के बाहर से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई, टिंग दीदी, क्या वह आप हैं? युआन होंग ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी थी, जिसे वेटर ने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था। एक खूबसूरत युवा महिला दिखाई दी, जिसने हल्के नीले रंग का टॉप और जिनमेन विमेंस एकेडमी के चिन्ह से कढ़ाई की हुई प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से जांगटिंग की सहपाठियों में से एक थी और वह अकेली नहीं थी। उसके साथ लगभग 20 वर्ष की शुरुआत में एक युवा पुरुष चल रहा था। टिंग दीदी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप आज दोपहर व्यस्त हैं? लड़की ने पूछा। इस अप्रत्याशित मुलाकात से उसकी जिज्ञासा जाग उठी थी। वह उनके पास बैठ गई, जबकि उसके साथ आया पुरुष युआन होंग को एक मौन परखती हुई नजर से देखता रहा। हमें पता चलता है कि ये जिनमेन के पुराने पड़ोसी थे, जो अपनी पढ़ाई के लिए वापस लौटे थे। जांगटिंग, जो उनकी उपस्थिति से काफी बेचैन दिख रही थी, जल्दी से खड़ी हो गई। उसने युआन होंग से बस हल्की सी पहचान होने का अभिनय किया और उनका परिचय ब्रदर मिंग तांग और जूनियर सिस्टर मिंग फा के रूप में कराया। नए आए लोग युमिंग तांग थे, जो एक बागुआझंग ग्रैंड मास्टर के शिष्य थे, और उनकी बहन मिंग फा, जिन्होंने दावा किया कि वे बस यहाँ से गुजर रहे थे। हमने आपकी आवाज सुनी और नमस्ते कहने आ गए, मिंग टैंग ने समझाया। जांगटिंग ने स्वाभाविक रूप से उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने जानबूझकर इस सुनसान टी हाउस को युआन होंग के साथ अपनी ब्लाइंड डेट को गुप्त रखने के लिए चुना था, लेकिन मिंग फा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा मिंग टांग एक महान मास्टर का स्टार शिष्य था और उसकी शक्तिशाली बगोजंग स्किल्स ने उसके भीतर बहुत प्रशंसा पैदा की थी। भले ही उसे शक था कि वे उसका पीछा करते हुए आए थे, जांगटिंग ने एक विनम्र मुस्कान बनाए रखी और उनके लिए चाय तैयार करने के लिए उठ खड़ी हुई। चिंता मत करो टिंग टिंग, बैठी रहो, हम पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं, दोनों भाई बहन ने कहा, जब वे मेज पर शामिल हुए और बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई के समय से लेकर मार्शल आर्ट्स की कठिनाइयों तक हर चीज पर बात की। आखिरकार मिंग टंग ने अपनी स्किल्स दिखाने का फैसला किया। शक्ति के अचानक विस्फोट के साथ उसने सजावटी लकड़ी के खंभे पर प्रहार किया और लगभग आधा इंच गहरा एक स्पष्ट हथेली का निशान छोड़ दिया। जांगटिंग ने सच्चे आश्चर्य से देखा। ठोस लकड़ी पर नंगी हथेली से ऐसा निशान छोड़ना साधारण लोगों की क्षमता से परे उपलब्धि थी। भले ही वह सबसे कठोर आयरनवुड नहीं था, फिर भी यह प्रभावशाली था। इसके बाद मिंग टैंग ने ऐसी टेक्निक में मास्टरी हासिल करने की अपार कठिनाई समझानी शुरू की। उसने दावा किया कि एक औसत व्यक्ति को इस स्तर तक पहुंचने में 10 वर्ष लगेंगे, जिससे दोनों महिलाएं गहरी सहानुभूतिपूर्ण हैरानी में सिर हिलाने लगी। हालांकि युआन होंग के लिए उनकी भावना साझा करना कठिन था। पूरी ईमानदारी से कहें तो वह इस संघर्ष से बिल्कुल जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे इस टेक्निक में मास्टरी हासिल करने में 2 दिन से भी कम समय लगा था। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि इसमें इतना कठिन क्या था। वास्तव में वह इससे कहीं अधिक कठोर लकड़ी में आधे रास्ते तक छेद कर सकता था। इसलिए वह बस उनके आश्चर्य को शांत भ्रम की भावना के साथ देखता रहा। भैया, आपको इस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगा? मिंगफंग ने पूछा। 2 महीने, मिंगथांग ने अभ्यास की हुई बेपरवाही के साथ उत्तर दिया। महिलाएं फिर से हाँफ उठी, उसकी कथित प्रतिभा से चकाचौंध होकर। आखिरकार जो काम दूसरों को 1 दशक में होता, उसे 2 महीनों में करना सचमुच बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ हमारे मित्र का क्या विचार है? मिंग टंग ने एक आत्मसंतुष्ट जानकार मुस्कान के साथ चुप बैठे युआन होंग की ओर मुड़ते हुए पूछा। युआन होंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द कह पाता, जांगटिंग जल्दी से उसकी ओर से बोलने के लिए बीच में आ गई। ये ज्यादा बोलने वाला नहीं है ब्रदर मिंग टांग, इसलिए कृपया इसकी परवाह मत कीजिए। उसने भाई बहन को समझाया, स्पष्ट रूप से चिंतित। वह इस बात से डरी हुई थी कि युआन होंग शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें चुनौती देने की कोशिश करे, जिससे निश्चित रूप से उस
उसके साथियों के बीच उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती। यू भाई बहन ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया और फिर से उससे बातचीत करने लगे। युआन होंग, जिसका उनसे कुछ भी समान नहीं था, बस मानसिक रूप से अलग हो गया। उसने पिछले 2 दिनों में सीखे गए मार्शल आर्ट्स की मानसिक समीक्षा शुरू कर दी और भाले के थ्रस्टिंग मूवमेंट्स की नकल करने के लिए एक चॉपस्टिक का उपयोग करने लगा। वह हाल के दिनों में ट्रेनिंग में इतना व्यस्त था कि उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। अब उसके पास सीखी हुई हर चीज को आत्मसात करने का बिल्कुल सही मौका था। जैसे जैसे वह हर चाल को अपने मन में सावधानी से दोहराता गया, मिंग जिन शक्ति और कोहनी से प्रहार करने वाली टेक्निक्स के बारे में उसकी समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। वह केवल यह जानने से कि उन्हें कैसे किया जाता है इस स्तर तक पहुंच गया कि वे काम क्यों करती हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। उसका बाजी क्वान मिंग जिन प्रोग्रेस बढ़कर 600 में से 505 पर पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि चाय की मेज पर बैठे बैठे भी उसकी स्किल्स बेहतर हो गई थी। यहाँ आने से पहले उसका प्रोग्रेस 490 पर था, लेकिन पिछले 2 दिनों की ट्रेनिंग को पूरी तरह आत्मसात करने से उसकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसका प्रोग्रेस एक ही सांस में 15 पॉइंट्स बढ़ गया, जिससे वह मिंग जिन क्षेत्र की चोटी के बेहद करीब पहुंच गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मार्शल आर्ट्स लैंप स्पिरिट प्रतिभा उसकी ट्रेनिंग के लिए एक विशाल एम्पलीफायर की तरह काम करती थी, जिसमें एक बिल्ट इन सेफ्टी नेट भी था, जबकि मशीन जैसी प्रैक्टिस अंततः उसकी कमियों को ठीक कर देती। पहले अपनी खुद की अंतर्दृष्टि हासिल करने से यह प्रतिभा उसकी ग्रोथ को 365 गुना बढ़ा देती थी। इस ब्रेक थ्रू की जबरदस्त खुशी ने उसके दिमाग से ब्लाइंड डेट के सारे विचार पूरी तरह मिटा दिए। सच कहें तो वह भूल गया था कि वह वहां क्यों आया था। उसने कुछ मेडिसिनल पेस्ट निकाला, उसे चाय के एक बड़े घूंट के साथ निगल लिया और पूरी तरह फिर से अपनी मानसिक समीक्षा में डूब गया। चॉपस्टिक को अस्थायी भाले की तरह इस्तेमाल करते हुए वह शक्ति के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने लगा, अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर। हालांकि जियांग टिंग की नजरों में ऐसा लग रहा था कि उसकी डेट बस मिंग टोंग की प्रतिभा और अनुभव से इतनी डरी हुई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। गहरी निराशा महसूस करते हुए उसने युआन होंग में पूरी रुचि खो दी और पूरी तरह यू भाई बहन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने चुपचाप अपनी कुर्सी उसे थोड़ा दूर भी खिसका ली, जैसे कि वे मुश्किल से एक दूसरे को जानते हो। लेकिन तभी नीचे से अचानक एक हंगामा फूट पड़ा। किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई, जिसके बाद मेजों के पलटने की अनमिस्टेकेबल आवाज सुनाई दी, जो उनके प्राइवेट कमरे के दरवाजे से भी साफ गूंज रही थी। शोर और तेज हो गया, जिससे यू मिंग तांग ने मालिक को बुलाने के लिए घंटी बजाई और पूछा कि नीचे आखिर हो क्या रहा है। मालिक, जो साफ तौर पर यू भाई बहन की हैसियत पहचानता था, विनम्रता से झुका और उन्हें आश्वस्त किया कि यह बस एक छोटी सी परेशानी है जो जल्द ही सुलझ जाएगी। लगातार माफी मांगते हुए उसने डंडों से लैस 6 या 7 मजबूत आदमियों को नीचे भागने और गड़बड़ी संभालने का इशारा किया। भले ही वह अंडरवर्ल्ड से रिटायर हो चुका था, मालिक अब भी अपने प्रतिष्ठान में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ गुर्गे रखता था। वे ज्यादा नहीं थे, लेकिन आमतौर पर स्थानीय गुंडों या शराबियों को संभालने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थे, जिससे समूह ने फिर अपनी बातचीत शुरू कर दी। लेकिन तभी लगातार कई टकराने की आवाजें गूंज उठी। अप्रत्याशित रूप से नीचे का हंगामा कम नहीं हुआ, इसके बजाय वह काफी ज्यादा हिंसक हो गया। हवा टूटती लकड़ी की आवाजों और दर्द भरी दबाई हुई चीखों से भर गई, जिससे साफ हो गया कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। मिंगटंग ने मालिक को फिर बुलाया। उसका धैर्य अब टूटने लगा था, जबकि वह आदमी घबराहट में माफी मांगते हुए समझाने लगा कि रेड रॉब सोसाइटी परेशानी खड़ी कर रही है। मालिक ने बस थोड़ा और समय देने की विनती की ताकि मामला शांत किया जा सके। जबरदस्ती मुस्कुराया और गंभीर चेहरे के साथ खुद हस्तक्षेप करने नीचे चला गया। कुछ क्षणों की खामोशी छाई, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रही। जल्द ही लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। जियांग टिंग तनाव बढ़ता महसूस करते हुए मिंग फेंग से बोली कि शायद उन्हें पीछे के दरवाजे से निकल जाना चाहिए, जबकि अभी भी मौका है। मिंग फेंग बस हंसकर बोली कि चिंता मत करो, क्योंकि उसका भाई एक मास्टर है जो रेड रॉब सोसाइटी के किसी भी गुंडे को आसानी से संभाल सकता है। पहले मिंग तांग द्वारा दिखाई गई बागुआजांग स्किल्स को याद करते हुए जियांग टिंग की चिंता कम हुई, कम से कम उस पल के लिए। आखिरकार उसने सोचा, स्थानीय गुंडे मिंग जिंग क्षेत्र के एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं थे। वे एक पल में कुचल दिए जाते। मिंग तांग खड़ा हुआ और उनसे कहा कि चाय वार्म रखना, जब तक वह जाकर मामला सुलझा कर आता है। जियांग टिंग को अपनी क्षमता दिखाने की चाह में वह बाहर निकला और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया, सीढ़ियों की ओर उस शांत आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हुए जो ऐसे आदमी में होता है जिसे किसी असली चुनौती की उम्मीद नहीं होती। मिंग फंग खुशी से ताली बजाने लगी, शेखी बघारते हुए कि उसके भाई की बागुआजांग स्वयं मास्टर गुआ ने सिखाई है और वह इन उपद्रवियों को पल भर में निपटा देगा। जियांग टिंग सहमति का अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि एक बहरे कर देने वाली धमाके की आवाज से कमरा हिल उठा और दरवाजा पूरी तरह टूट कर खुल गया। खून से लथपथ एक आकृति अंदर फेंकी गई और भारी आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। वह मिंग टंग था, बागुआजांग एक्सपर्ट, जो अब मुश्किल से होश में था। मिंगफंग ने अपने भाई के लिए भयभीत चीख निकाली, जबकि जंग तिंग वहीं जड़ हो गई, अचानक उठे लकवाग्रस्त कर देने वाले डर से पूरी तरह अभिभूत। घबराहट तुरंत फैल गई। मुश्किल से कोई समय बीता था, फिर भी उनका सबसे बड़ा रक्षक यू मिंग तांग, एक ऐसा आदमी जिसकी हथेलियां ठोस लकड़ी पर निशान छोड़ सकती थी, पहले ही गिर चुका था। उसे बेहोशी तक पीट दिया गया था। ऐसा भयानक मास्टर इस साधारण चाय घर तक कैसे आ पहुंचा? मेज पर चाय अब भी वार्म थी, लेकिन जाहिर है अब उसे पीने के मूड में कोई नहीं था। यू
हुमिंग फेंक और जियांग टिंग पीले और तनाव से भरे चेहरों के साथ दरवाजे की ओर घूरती रही। एक विशाल आकृति शिकारी भालू जैसी काया लिए धीरे धीरे और जानबूझकर कमरे में दाखिल हुई। मालिक, जिसका अपना अंडरवर्ल्ड इतिहास था, साथ में घसीटा जा रहा था। उसे गले से पकड़ा गया था, उसका चेहरा खून से ढका था और उसका भाग्य अनिश्चित था। घुसपैठिए की उभरी मांसपेशियां और भारी शरीर देखकर ही पूरी कहानी समझ आ गई। उसके पंखे जैसे हाथों पर जमी मोटी गांठों ने उसे बाहरी मार्शल आर्ट्स का मास्टर साबित कर दिया। उसके बोलने से पहले ही उसकी शुद्ध और बेलगाम हिंसा की आभा ने पूरे वातावरण को भर दिया। दोनों महिलाओं को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके गले दबा रहा हो और उनकी आंखें आतंक से फैल गईं जब उन्होंने उस भालू जैसे आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह उनके ऊपर छा गया, एक लंबी भयावह छाया डालते हुए जो मानो उन्हें पूरा निगल जाना चाहती थी। जियांग टिंग, जो सबसे आगे खड़ी थी, को यह अंत जैसा लगा। एक प्रसिद्ध विदुषी होने के नाते, जिसने अपनी माँ के साथ दुनिया का बहुत हिस्सा देखा था, उसे हमेशा अपनी बुद्धि और हर स्थिति संभालने की क्षमता पर गर्व था। उसे विश्वास था कि वह किसी भी परिस्थिति से बात करके निकल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट मेंग तंग को वहां बेहोश पड़ा देखकर उसका संतुलन पूरी तरह टूट गया। उसकी आत्मा को लगा झटका बेहद गहरा था, खासकर जब उसके सामने इतनी जबरदस्त दुर्भावना थी, एक ऐसी काया में जो उसके ऊपर डरावने ढंग से मंडरा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वह बोलने में असमर्थ हो गई, यहाँ तक कि यह भी याद नहीं कर पा रही थी कि वह क्या कहना चाहती थी। वह केवल भय से देख सकती थी कि वह दानव और करीब आता जा रहा है। जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसकी पूरी दुनिया सिकुड़ रही है, बाकी सब कुछ सफेद धुंध में गायब हो गया। केवल वही भयावह परछाई और उसके कदमों की भारी लयबद्ध धप धप बाकी रह गई। ठीक जब जियांग टिंग पूर्ण निराशा की कगार पर पहुंच गई, एक शांत स्थिर आवाज ने अचानक सन्नाटे को चीर दिया। तुमने मेरी सोच की कड़ी तोड़ दी। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ठहरे हुए तालाब में पत्थर गिरा हो और घुटन भरे माहौल को चकनाचूर कर दिया हो। जियांग टिंग ने पलक झपकाई, उसकी दृष्टि साफ होने लगी। उस सफेद धुंध के बीच एक दूसरी आकृति अचानक प्रकट हुई। पहली नजर में वह न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत प्रभावशाली, और फिर भी वह एक भारी भाले की तरह अडिग और अचल खड़ा था। जैसे ही वह उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ, घुसपैठिए का कुचल देने वाला दबाव मानो गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उस भाले ने सीधे उस दानव की आभा को भेद दिया हो और अंततः उसे फिर से सांस लेने और अपने होश वापस पाने दिया हो। वह हाओ युएन होंग था। उसके लिए यह पूरी तरह स्तब्ध कर देने वाली बात थी कि वास्तव में वही वहां खड़ा था। अब हम अपनी विशेष प्रस्तुति पर लौटते हैं, जहां चाय घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जैसे जैसे हम इस विशेष प्रसारण को जारी रखते हैं, हम देखते हैं कि हाओ युएन होंग के आगमन ने इसमें शामिल हर व्यक्ति के लिए